गुड इवनिंग नेम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्टार्ट हो गया ना? यस सर। ठीक है सर, चलो। ओके सर, चलो गुड इवनिंग सर अगेन टू ऑल ऑफ यू। जीएसटी क्लास है सर, थर्सडे मतलब जीएसटी। सो जीएसटी में सर हम लोग एग्जेम्पशंस लेवल में डिटेल्स में थोड़ा बात कर रहे हैं। एग्जेम्पशंस लेवल इन द सेंस कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस वगैरह है, जहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं सर कि कौन सा सर्विस को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, किस में टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब एग्जेम्प्ट जानने का मतलब ये होता है कि भाई कहाँ टैक्स लगाया जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सारा सर्विसेज देख चुके हैं, एग्रीकल्चर्स, हेल्थ सेक्टर्स है ना सर, एजुकेशन सेक्टर्स, क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। So, मतलब सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विस का एरिया हम लोग देख रहे हैं काफ़ी क्लासेस से कि भाई एग्जाम्पशंस जो एरिया है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पशंस नहीं है सर, ये बेसिकली आपको ये भी बताता है कि भाई मतलब कौन से पर्टिकुलर जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये कोर एरिया है। जब आप लोग ऐसे जीएसटी प्रैक्टिशनर के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंपनी के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भाई क्या कौन सा ये सर्विस जीएसटी में आता है कि नहीं आता, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सर्विस को जीएसटी में रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी है, मैं आपको आज आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। ऐसे प्रीवियसली 4-5 और भी लेक्चर्स हुआ है जहाँ पर मैंने डिफरेंट सर्विसेज के बारे में डिटेल्स में बातचीत किया, कई जगह में क्वेश्चंस किया, एग्जाम्पल्स किया, केस स्टडीज भी किया जो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सर आज भी ऐसा कुछ करना है क्या? हाँ सर, आज भी करेंगे। जैसे आज कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, जैसे मानो कि ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। लास्ट दिन मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिखाया था आपको, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, वहां पर कैसे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है कि टैक्सेबल होता है, ये बताया था। आज मैं आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट में बताऊंगा, जीटीए। ऐसे जीटीए के बारे में सप्लाई अंडर जीएसटी में एज वेल एज चार्ज अंडर जीएसटी में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आरसीएम कैटेगरी का एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स चार्ज, जो चार्ज अंडर जीएसटी में काफी डिटेल्स में डिस्कशन वहां पर हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग सर आज क्या बात करेंगे, आज हम लोग ये बात करेंगे कि ये जीटीए सर्विसेज जो है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टिंग का जो एरिया है सर, यहाँ पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है कि टैक्सेबल है। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग छोड़ के और भी एरिया है जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर्स, ठीक है। उसमें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है ना सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जैसे नॉर्मली सबसे पॉपुलर है आज के डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ जो हाउसिंग सोसाइटी चलता है, हाउसिंग वाले लोग जो होता है ना वो कोऑपरेटिव मॉडल में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो वहां पर भी जीएसटी देना है कि नहीं देना है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाए कि टैक्सेबल कैटेगरी में रखा जाए, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है सर, जिसे हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। फिर एक और एक एरिया मुझे याद आ रहा है सर बताने के लिए, मुझे मैं सोचा कि ये ईएमआई होता है ना सर, हम लोग ईएमआई भरते हैं, तो ईएमआई में अगर इंटरेस्ट या पेनल्टी देता है कभी कोई, तो क्या उसमें जीएसटी आएगा? ठीक है, मतलब ईएमआई अगर मिस हो जाता है तो पेनल्टी भरना पड़ता है, तो क्या पेनल्टी भरने के टाइम पे पेनल्टी पे जीएसटी लगेगा? तो ये काफी सारा सवाल का जवाब ढूंढना है सर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या सवाल का जवाब आज मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, एक सेकेंड, किसका दिक्कत हो गया लिंक में? ओके, ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार आपसे, देखो तो एक बार स्क्रीन शेयर है या नहीं। यस भले ही थोड़ा मोनोटोनस है, मतलब ये जो डिस्कशन चलता है ना, एग्जाम्पल, प्रोविजंस, कहाँ क्या बोला है नहीं बोला है, भले ही थोड़ा मोनोटोनस है बट बहुत काम का है सर, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी आपको लगता होगा हाँ सर मोनोटोनस चल रहा है, अरे चलने दो यार, मोनोटोनस चीज जिंदगी में बड़ा अच्छा होता है, पता है आपको। जिंदगी में जो बोरिंग चीज होता है ना, वही सबसे बेहतरीन चीज होता है सर, क्या बात करते हो, ये लिख के रख लो।
एक दिन आके बोलोगे सर कि सर जिंदगी में जो बोरिंग है वही काम का है, और जिंदगी में जो मजा देता है ना वो काम का नहीं, हो बेकार का चीज होता है। सर क्या बात कर रहे हो, लिख के रख लो, कभी आके बोल देना मुझे, आज नहीं 5 साल बाद। चलो आगे बढ़े। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। सर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जीटीए क्या करता है? जीटीए क्या करेगा? गुड्स लेके इधर से उधर करता होगा, लेकिन सवाल ये उठता है सर गुड्स लेके इधर से उधर कर रहे करेगा ये, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर ये सर, इसमें जीएसटी कहाँ आता है? ठीक है, कौन सा सर्विस जीएसटी है और इसमें जीएसटी नहीं है? ठीक है, तो ऐसे अगर मैं इसका एंट्री नंबर देखूं जीएसटी एक्ट के अंदर, सीजीएसटी के अंदर, तो एंट्री नंबर 18, एंट्री नंबर 20, ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, आज के स्टडीज भी बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज के अंदर अगर मैं जीटीए सर्विस के बारे में बात करूं, तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चाहे वो बाय रोड हो, बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ जीटीए। मतलब एंट्री नंबर 18 में बाय रोड ट्रांसपोर्ट का बात कर रहे हैं, बट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी छोड़ के, मतलब जो ट्रांसपोर्टर होता है ना सर, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जो है उनको छोड़ के, ठीक है, कुरियर एजेंसी को छोड़ के। कुरियर क्या होता है? डीटीडीसी नाम तो सुना होगा, ठीक है, कुरियर वाले, इनको छोड़ के, ठीक है, तो उनको इंडियन नंबर 18 में रखा गया है। अब आगे मैं बताऊंगा आपको ये जीटीए सर्विस या कुरियर एजेंसी क्यों एक्सेप्ट है। तो बाकी उनको छोड़ के बाकी जो रोड ट्रांसपोर्टर है, इनलैंड वाटरवेज, मतलब देश के अंदर, बंदरीन, बंदरीन समझते हो, देश के अंदरूनी हिस्सों में, ठीक है, देश के अंदरूनी हिस्सों में जो लोग इनलैंड वाटरवेज के थ्रू से ट्रांसपोर्टिंग करता है, नॉर्मली नदी के अंदर ज्यादा चलता है, समुद्र में भी हो सकता है, ठीक है, जैसे जहां पर कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्री कोस्टल है, लाइक उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिल्स में, ठीक है, कर्नाटका में, बंगाल में, ठीक है, जहां पर समुद्र एरिया है वहां पर समुद्र के ऊपर चल सकता है। जहां पर इंटरनल, जैसे जहां पर नदी के ऊपर बेस करके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है, वहां पर नदी के ऊपर भी चल सकता है, तो इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो अब ये देखना है कि सभी एग्जेम्प्टेड तो है, बट कहाँ कितना एग्जेम्प्ट है, वो कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने से समझ में आएगा, कुछ रियल सिचुएशंस, कुछ रियल केस, ठीक है। अच्छा, सेक्शन एंट्री नंबर 20 आपको सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल। वेसल वही चीज सर, जो वेसल मतलब जो पानी के थ्रू से जाना है एक जगह से दूसरा जगह, इंसान नहीं जाएगा, गुड्स जाएगा, फ्रॉम वन प्लेस टू इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। क्या क्या चीज लेके जाओगे तो एग्जाम कर देगा? रिलीफ मटेरियल्स, हाँ, अरे रिलीफ मटेरियल कब लगता है सर? रिलीफ मटेरियल जब मानो कि कोई वार सिचुएशंस हो, कोई फ्लड का सिचुएशंस हो, कोई ड्रॉट का सिचुएशंस हो, ठीक है, तो सामान लेके जाते हैं ना, सामान लेके जाते हैं सर, बिल्कुल, तो वो सब चीजों पे जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल मैन मेड डिजास्टर, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे मैन मेड डिजास्टर, जैसे कि भोपाल में जो गैस लीक हुआ था, ठीक है, जो बेसिकली मैनेजमेंट के लापरवाही के लिए होता है, ठीक है, मैन मेड डिजास्टर। कैलामिटीज मतलब नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, कैलामिटीज मतलब वही झड़ वगैरह, तूफान वगैरह कुछ भी आ जाए, एक्सीडेंट्स और मिसअप, ठीक है, जैसे पहाड़ी एरिया में होता है ना, एक्सीडेंट होता है, मिसअप हो जाता है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, एनी काइंड ऑफ, ठीक है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर मैगजीन लेके जाना, रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर में रजिस्टर होने हुआ ऐसा, और मतलब ट्रांसपोर्टिंग जो है सर बाई रोड, ये सब जीएसटी में नहीं आता। रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लावर्स, पल्सेस, राइस एटसेट्रा। ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक सर, हाँ, मतलब वो केमिकल मैन्यूर नहीं, मैन्यूर समझते हो ना, जो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग खाद बोल सकते हैं, सार बोलते हैं, है ना, जैसे गोबर बहुत सबसे फेमस है ना, गोबर मतलब गाय का जो डंग होता है, ठीक है, काऊ का जो पॉटी होता है, सिंपल बात है सर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूर के लिए सबसे बेहतरीन है सर, सबसे बेहतरीन। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है जो यहाँ पर एक्सेप्शंस में रखा गया था? सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ए गुड्स कैरेज। अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके जा रहे हैं, ठीक है, ट्रक ट्रक में लद के अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके जाएगा तो उसको एग्जाम करेगा। एंट्री नंबर 21 में बता रहे हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसको एंट्री नंबर 18 में एक्सक्लूड किया था, लेकिन 21 में बता रहे हैं कि अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेके जा रहे हो एग्जाम कैटेगरी में डाल देगा। Goods where consideration charged for the transportation of goods
ऑन ए कंसाइनमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जो कंसाइनमेंट में जा रहे हैं, मतलब कंसाइनमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल से एजेंट के पास जा रहा है या फिर बेसिकली कोई गुड्स सप्लायर के घर से रिसिपिएंट के घर पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी कंसाइनमेंट में ट्रांसपोर्टेड जो चल जा रहे हैं सर, उसमें सिंगल कैरेज में जो भाड़ा आप ले रहे हो, ठीक है, वेर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मानो ये जो गाड़ी पे जो माल लदा हुआ है, इसका जो भाड़ा चार्ज किया जा रहा है, ये अगर 1,500 के अंदर का भाड़ा है, अगर भाड़ा 1,500 के अंदर का है, तो ऐसे केसेस में सिंगल ट्रांसपोर्टिंग में वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट होता है। सर ये क्या बात है, सिंगल कैरेज में 1,500, ये तो बहुत ही मामूली सा बात है। हाँ सर, जो रूल्स है वही बता रहा हूँ आपको। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750, ठीक है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्यूर, again newspaper, magazine registered with register of newspapers, relief materials, meat for victim natural, again defense और military equipment। मतलब सिंपल बात है, जो सोसाइटी के नॉर्मल डेली सर्विंग के लिए है, जो सोसाइटी के जरूरत के लिए है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत के लिए है, ये सब चीज में जीएसटी को नहीं रखा गया, एग्जेम्प्ट रखा गया, ठीक है। बाकी इसको छोड़ के जो भी दिख जाए वो जीएसटी में आने का चांसेस पक्का पक्का है सर, ठीक है। 21A, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, या फिर वो रजिस्ट्रेशन करने का एलिजिबिलिटी में नहीं है। अगर आप लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी कंप्लीट कर चुके हो, या सप्लाई अंडर जीएसटी और चार्ज अंडर जीएसटी कंप्लीट कर चुके हो, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या फर्क होता है। मतलब एक टर्नओवर का एरिया है सर, एक टर्नओवर का खेला है, टर्नओवर क्रॉस करते रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नॉर्मली 20 लाख का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट देयर आर सम स्टेट्स जहां पर 10 लाख का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करे सालाना, तो आपको गवर्नमेंट के घर में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो मैंडेटरी नहीं है, बट चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग या लॉजिस्टिक कंपनी, ठीक है, अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग कंपनी और लॉजिस्टिक कंपनी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल मतलब जो रेगुलर नहीं है, बात को समझे। कैजुअल कौन होते हैं, जो रेगुलर टैक्स पेमेंट कैटेगरी में नहीं आता है, कभी कभी करता है, जब करता है तब टैक्स पेमेंट करता है, उसके लिए अलग फॉर्म निकलता है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर आएगा ना सर, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, तब वहां पर कैजुअल वाले के लिए क्या करना पड़ता है वो सब बताया जाता है। बट इतना समझो, कैजुअल मतलब जो रेगुलर में नहीं है। तो इफ एनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मतलब कोई ट्रांसपोर्टिंग कंपनी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका सर्विस दे रहा है, ठीक है, जैसे कि बात को समझे, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तरफ से किसी के पास जा रहा है, जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, फैक्ट्री रजिस्टर्ड और गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, ये चक्कर क्या है सर, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फार्म, अगर इनको कोई सर्विस देता है ना, तो ऐसे केसेस में, बात को समझे सर, अगर कोई अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टिंग सर्विस भी अगर है ना, अगर किसी भी तरह का फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव वाले को अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इनके केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। मतलब फैक्ट्री जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा करेगा, जो रिसिपिएंट है सर्विस का। इसके बारे में चार्ज ऑफ जीएसटी में मुझे मौका मिलता है बात करने का, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर्स में जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। आगे कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको, आपको और समझ में आ जाएगा सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन ए गुड्स कैरेज, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन टेरिटरी, अगर वो लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज है व्हिच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर मतलब ये सब तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे समझ में आएगा कैसे, मैंने तो बस पढ़ा, रीडिंग किया, ठीक है। तो रीडिंग करने से थोड़ी समझ में आता है सर। रीडिंग क्यों किया, आपके कान में दिया कि देखो सर ये सब सर्विसेज के बारे में बोला हुआ है।
अब आपको इसका फैक्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक बार आपको ग्रेड करा के इतना तो समझा दिया कि भाई क्या क्या चीजें एक ट्रांसपोर्टिंग ऑथोरिटी के थ्रू से प्रोवाइड होता है। अब इसको अगर आप एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, बाय वेसल, बाय जीटीए इन गुड्स कैरेज के थ्रू से होता है तो उसमें जीएसटी का क्या खेल खेला जाता है। इसमें अब धीरे धीरे देखो एनालिसिस देखो सर। एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड मतलब जिसको सरकार ने स्पेसिफाई करके दिया, थ्रू रेल भी कर सकते हो। वेसल देखे हो आप सर? हाँ, वेसल मतलब एक तरह का मतलब गुड्स इधर से उधर करने वाला जहाज टाइप का, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली शिप, शिप तो नहीं होता, ठीक है। वेसल ये अपने गंगा में भी दिखता है, कोलकाता में। ये कुछ इस तरह का है, छोटा मोटा वेसल ऐसे देखने में होता है, ऐसे देखने में होता है, जिसके अंदर देखो आप अपने गंगा में भी अगर कभी आप कोलकाता में डायमंड हार्बर में जाओगे ना, आपको इस तरह का वेसल नजर आएगा, जिसमें एकदम सारा सामान लद के आता है। इसके अंदर गाड़ी वगैरह क्या क्या नहीं रहता सर, ठीक है। सब बड़े बड़े मशीनरीज पार्ट्स। कोलकाता में अगर कभी भी आप डायमंड हार्बर के पास जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा दिखता है। अगर उतना दूर भी नहीं जाना है, गार्डन रिच जाओ, अगर देख सकते हो तो गार्डन रिच में जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है सर। किसको गार्डन रिच जाना है, किसको जाना है जाए। ओके सर। सो माय पॉइंट इज दैट कि रेल के थ्रू से दो, वेसल के थ्रू से दो, और बाय जीटीए इन गुड्स कैरेज, ठीक है। अब देखो सर ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स बाय रेल और वेसल इज एग्जेम्प्ट। सर देखो थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ता है जीएसटी में, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको एक साथ बताया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशेंसफुली बात को समझते हो ना, आप धीरे धीरे ना अपना ग्रिप बना लोगे जीएसटी में, ठीक है। लेकिन थोड़ा पेशेंसफुली समय दो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेल और वेसल इज एग्जेम्प्ट। मैंने अभी अभी आपको जब रीडिंग किया तब आपको मैं कुछ एंट्री पढ़ाया, जिसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे रेल के थ्रू से हो या वेसल के थ्रू से हो, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। So transportation of the following goods by GTA in a goods carriage is exempt. So goods where consideration charged for the transportation of goods on a consignment of transported in a single carriage. एक कैरेज में अगर वो 1,500 अमाउंट से ज्यादा नहीं होता है तो ये भी जीएसटी परव्यू के बाहर है, मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट होता है। सिमिलरली गुड्स जहां पर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750, उसे भी सिंगल कंसाइनी के केस में उसे भी जीएसटी परव्यू के बाहर रखा जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, कुछ नाम जान लो सर, ये देखते ही ना कॉमन सेंस लगा लेना कि भाई ये तो एग्जेम्प्टेड है। अब ये सेंस थोड़ा कॉमनली कैसे बिल्ड होगा, जैसे रेल के थ्रू से आए, वेसल के थ्रू से आए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू से आए, ठीक है, एग्जेम्प्ट के, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर्स, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्यूर, न्यूज़पेपर, मैगजीन रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर। पॉइंट टू बी नोटेड, आजकल क्या है ना सर, ऐसे इंडिया में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग भी है, पता है आपको। हमारा फंडामेंटल राइट्स है पार्लियामेंट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है। ऐसे इसका दूसरा पहलू भी है, बट मैं आपको सिंगल पहलू बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ राइटिंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप फ्रीडम कर सकते हो, फ्रीडम में आप लिख सकते हो, फ्रीडम के थ्रू से आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में ऐसा फ्रीडम नहीं है, ठीक है। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आजकल ईरान में देखने को मिल रहा है सर, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाने का मतलब है कि अपना हाथ धो बैठना, ठीक है। तो मतलब अगेंस्ट तो छोड़ो कि किसी को अगर अपने मन में कुछ बोलना भी है, कुछ लिखना भी है, वो बोल नहीं पाता। तो ऐसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, जैसे न्यूज़पेपर का बात कर रहा हूँ, अब न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर कोई भी छाप सकता है, लेकिन हर किसी को न्यूज़पेपर के अंदर काउंट नहीं किया जाता। जो न्यूज़पेपर एजेंसी रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर में रजिस्टर्ड है, ऐसे न्यूज़पेपर के केस में बोला है सर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब न्यूज़पेपर बोल के अगर कभी भी ब्रैकेट में आपको देखे भाई ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं है, जैसे कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में अगर मैं कुछ पॉपुलर नाम बताऊं, जैसे अगर मैं पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पॉपुलर न्यूज़पेपर क्या क्या है, सबसे पॉपुलर है आनंदबाजार पत्रिका, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब आई होप आप लोगों को सबको नहीं पता होगा, जो लोग बंगाल के बारे में नहीं जानते। जैसे यहाँ पर आनंद बाजार चलता है, वर्तमान चलता है, इंग्लिश में सबसे पॉपुलर है टेलीग्राफ,
अगर मैं ऑल इंडिया लेवल में बात करूं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, स्टेट्समैन, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सब पॉपुलर न्यूज़पेपर में है। अगर हिंदी में बात करूं तो सनमार्ग आता है, फिर आपका दैनिक जागरण आता है, ठीक है, दीज आर दी बड़ा फेमस फेमस सब न्यूज़पेपर में से ये सब आता है सर। साउथ में भी जाओगे तो उसका साउथ वाले का भी अलग अलग, ठीक है, डेक्कन हेरल्ड बोल के एक आता है, वो भी बड़ा फेमस है साउथ में, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होना चाहिए, इसीलिए ये बात को स्पेशल वे में बोला है सर। सो न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल जो विक्टिम्स वगैरह के लिए ऑलरेडी डिस्कस, डिफेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो हमारे देश के जवानों के लिए जाते हैं सर, ठीक है, जो जवान लोग हमारा बॉर्डर में हम सबको बचा के रखता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर मजे में रहते हैं ना, क्योंकि बॉर्डर में कुछ लोग अपना जान को दांव पे लगा के रखा है। ये बात को भूलना नहीं चाहिए इंडियंस को, डेली सुबह उठते ही ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो अलग बात कि सुबह उठ के हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं वो लोग अपना काम करते हैं, तनख्वाह मिलता है सर हर चीज को अगर ऐसे पैसे से तोला जाता ना, बस बात खत्म। जो भी हो, इस गवर्नमेंट क्यों एग्जेम्प्ट किया सर, बात को समझना पड़ेगा ना। तो गुड्स कैरेज मीन्स एनी मोटर व्हीकल। अब यहाँ पर गुड्स कैरेज कौन है उसका भी डेफिनेशन दिया। गुड्स कैरेज का मतलब है कोई भी तरह का मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडेप्टेड फॉर यूज ऑफ सोनली फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स, or any motor vehicle not so constructed or adapted when used for the carriage of goods। अब यहाँ पर भी ना काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप लोकल लेवल में, जैसे मैं अपने अगर मैं पश्चिम बंगाल में देखता हूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है एक तरह का ना वो मोटर रनिंग एक वैन होता है, ठीक है। आई होप आप लोग भारत के गांव गांव में दिखता है सर, स्पेशली में वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में भी चलता है, बिहार में चलता है कि नहीं आई डोंट नो, आसाम एरिया में भी मोस्ट प्रोबेबली चलता होगा। एक वैन होता है, नॉर्मली इसको टॉली या वैन बोलो आप, उसमें जनरेटर या मोटर फिट किया जाता है, और वो भी गुड्स में एक मतलब ऑलमोस्ट एक छोटा हाथी का सामान लेके तो जा ही सकता है। सर जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं आप लोग इसको, यस सर। ठीक है तो वो क्या आगे बाइक का इंजन लगाया रहता है, पीछे में ठेला टाइप का रहता है, उसी को चलाता है। हाँ सर, बड़ा गजब का इनोवेशन है, ठीक है, बड़ा गजब का इनोवेशन है, बट वो मोटर व्हीकल्स के हिसाब से काउंट नहीं होता, ठीक है तो इसीलिए गुड्स कैरेज के बारे में बड़ा ही क्लियर कट बोला है, एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और adapted for the use of solely for the carriage of goods, or any motor vehicle not so constructed or adapted when used for the carriage of goods। अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल हमें थोड़ा सा मदद करेगा, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो। आपको सवाल किया है कि भाई डिस्कस करके बताओ whether GST is payable in respect of transportation services provided by Raghav Goods Transport Agency in each of the following independent cases। जिसमें वो मिल्क ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है 20,000 में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल गुड्स कैरेज है 3,000 का, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी इन द गुड्स कैरेज इज 600। बोलो, क्या सारे के सारे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है या जीएसटी लगेगा? क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क जीएसटी चार्ज होगा कि एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ जाएगा सर? बुक्स कंसाइनमेंट पहला वाला तो एग्जाम हो जाएगा, दूसरा वाला 1500 एग्जाम होगा, 1500 नहीं होगा। पहला वाला एग्जेम्प्ट, दूसरा वाला तुम बोल रहे हो 1500 एग्जेम्प्ट होगा, 1500 चार्ज हो जाएगा, और तीसरा वाला 600 का क्या करें? कंफर्म नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हो सर। अभी अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट अभी पढ़ के आए। अब यहाँ पर आपको ना प्रोविजन से याद रखना पड़ेगा कि भाई देखो इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे पहला वाला बहुत अच्छा बोला सर, गुड मतलब मिल्क ट्रांसपोर्टिंग जीटीए के थ्रू से हो रहा है, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि मिल्क जरूरत की चीजें हैं सर, बहुत जरूरत का, मिल्क ठीक है, एकदम पूरा का पूरा। Transportation of books on a consignment, GST is payable। Exemption is available for transportation of goods only where the consideration for transportation of goods in a single consignment, जहां पर 1,500 के अंदर होता। तो हमारे इस बुक्स के केस में ध्यान से बात को समझे, ठीक है, अगर 1,500 के अंदर होता तो एग्जेम्प्ट करते, बट हमारे बुक्स के केस में 1,500 का कंसाइनमेंट नहीं था,
3,000 का था, तो पूरा का पूरा जीएसटी आएगा सर, पूरा का पूरा जीएसटी आएगा। ऐसा नहीं कि 1,500 माइनस होके, अगर 1,500 के नीचे होता तो पूरा अमाउंट ही हम लोग एग्जेम्प्ट कर देते, ठीक है, अप टू 1,500। लेकिन 3,000 का अमाउंट है ना बुक्स का, तो ये 3,000 का जो अमाउंट है, ये 3,000 के अमाउंट पे, बात को समझे सर, पूरा जीएसटी आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोविजन लिखा है, ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल गुड्स कैरेज डज नॉट एक्सीड 1,500। तो अगर होता तो एग्जेम्प्ट करते, बट यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं होगा, इसीलिए आंसर क्या निकला, टैक्स पेबल है, सिंपल बात है, जीएसटी इज पेबल। बोलो सर, बात समझ में आएगी नहीं? अभी अभी जो मैं आपको प्रोविजंस रीड करा रहा था, जो सुनने में बड़ा मोनोटोनस लगता है आप लोग, मैं समझ सकता हूँ सर, ठीक है, वही मोनोटोनस मोनोटोनस रीडिंग के अंदर ही जवाब छुपा होता है, ठीक है। तो थोड़ा आदत डाल लीजिएगा सर, टैक्स पढ़ने के टाइम पे मोनोटोनस होने का थोड़ा सा आदत डालिएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो 750 तक तो हम लोग सिंगल कंसाइनमेंट में कर सकता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरेज पर सिंगल कंसाइनी इन द गुड्स कैरेज, अगर सिंगल कंसाइनी के लिए जाता है, तो अगर 750 तक का जाता है तो एग्जेम्प्ट है, एक सिंगल कंसाइनी का। तो अगर किसी का 600 का है तो वो भी जीएसटी के पर्व्यू के बाहर है ना। तो अल्टीमेटली क्या मतलब निकला, 3,000 का, सॉरी 20,000 का मिल का वैल्यू था, 20,000 का मिल का वैल्यू था, इसमें नो जीएसटी, 3,000 का बुक्स का था, इस पे जीएसटी, 600 का सिंगल कंसाइनी का था, ये भी एग्जेम्प्ट। तो ये वाला एग्जेम्प्ट है और ये वाला एग्जेम्प्ट है, बट ये टैक्सेबल है। क्लियर सर? बोलो, समझो, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? किसी का आवाज प्रॉपरली नहीं आ रहा है, बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। अच्छा, आगे बढ़े सर। कभी कभी आप लोगों से मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो चुका हूं, बट आई होप कि आप लोग सुन रहे हो सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, अगर रोड के थ्रू से ट्रांसपोर्टिंग होता है तो इसमें क्या जीएसटी खेल खेलता है? द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अंडर एंट्री 18। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ना एंट्री 18 के बारे में बता रहा था। The service of GTA and courier service are an exceptions to these exemptions. Entry 18 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट, बट जीटीए के सर्विस के अंदर और कुरियर सर्विस के अंदर इसका एग्जेम्पशंस को एक्सेप्शंस वे में बोला गया। मतलब नॉर्मली एंट्री 18 में रोड ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है, बट फिर जीटीए और कुरियर सर्विस को वहां पर हम लोग साइड गए थे। However, GTA service provided to an unregistered person, including unregistered casual taxable person, are exempt from GST by virtue of entry 21A। मैंने आपको शुरू में एंट्री 21A भी पढ़ा था जब मैं रीड कर रहा था, कि उसने वहां पर आपने देखा कि जब जीटीए सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ठीक है, तो वो भी एग्जाम कैटेगरी में काउंट होता है। अब इसका भी आगे कुछ एग्जांपल देख लेंगे। फर्दर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड फॉलोइंग पर्सन इवन इफ अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ आर लायबल टू टैक्स। अगर वो जीएसटी लॉ में अनरजिस्टर्ड भी है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री चलाता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है बट फैक्ट्री एक्ट में है, अगर कोई सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है बट जीएसटी में नहीं है, फिर भी इसमें जीएसटी आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, या कोई पार्टनरशिप फर्म जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्संस को भी काउंट कर सकते हो। हम लोग इनकम टैक्स में एज वेल एज जीएसटी में पर्संस के बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है, मानो कि एक सिंगल इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, बात को समझे, एक कंपनी, एक एलएलपी, ठीक है, मिला जुला के एक बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक कोऑपरेटिव, सब मिलजुल के भी एओपी बनता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, है ना। जैसे इनकम टैक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, जीएसटी में भी सिमिलर पर्सन का डेफिनेशन दिया है सर, कि पर्सन कौन है, ठीक है, पर्सन मतलब इंडिविजुअल है, पर्सन मतलब एचयूएफ है, पर्सन मतलब बीओआई है, पर्सन मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, पर्सन मतलब पार्टनरशिप है, पर्सन मतलब एलएलपी है, पर्सन मतलब कंपनी भी है।
सबको मिलके भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं। तो अगर ये पार्टनरशिप फार्म है, कोई एओपी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसे केसेस में अगर कोई जीटीए सर्विस कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या फिर कोई फॉलोइंग पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है पर फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केसेस में जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, लायबल टू टैक्स, इसलिए बोला है लायबल टू टैक्स। In other words, the GTA service provided to only an unregistered individual, end consumers are exempt from GST. Unregistered individual, end consumer. End consumer मतलब कंज्यूमर जो लास्ट, जो अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी किसी एंड कंज्यूमर जो अनरजिस्टर्ड ऑब्वियसली है, जैसे हम लोग अगर किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू से या कुरियर के थ्रू से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या इस केस में ट्रांसपोर्टर का जो भी रोल प्ले है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, तो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल से क्या जीएसटी लिया जाता है? सर वो तो प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे लेता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग का बात चल रहा है, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस में जीएसटी है कि नहीं, यही बात कर रहा है। तो इन अदर वर्ड्स, जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू ओनली एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल end users or end consumers are exempt from GST. Thus, GTA service provided to person registered under GST law and registered casual taxable person, और जो भी फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में है, सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट में है, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एओपी, ये सभी केस में जीएसटी लगता है, लायबल टू टैक्स है। फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ सच केसेस, इफ टैक्स इज चार्ज 5%, अगर 5% टैक्स है तो द टैक्स लायबिलिटी फॉल्स ऑन सेड रिसिपेंट्स। अगर 5% का टैक्स है ना तो रिसिपेंट को देना पड़ता है। सर इसके बारे में ना, इसके बारे में चार्ज अंडर जीएसटी का क्लास करें सर, चार्ज अंडर जीएसटी या चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज अंडर जीएसटी में इसके काफी डिटेल्स में मैंने बात करके रखा कि अगर इसमें दो रेट है, एक 5% का और एक 12% का। अगर 5% का रेट है तो रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट मतलब मानो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और एक फैक्ट्री है, तो यहाँ पर रिसिपेंट कौन है और सप्लायर कौन है? प्लीज टेल मी। एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एक फैक्ट्री में सर्विस का रिसिपेंट कौन है? ऑब्वियसली फैक्ट्री है ना सर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो अपना सर्विस फैक्ट्री को देता है ना, तो फैक्ट्री रिसिपेंट होता है। तो अगर रेट ऑफ टैक्स 5% का है तो फैक्ट्री ये 5% सरकार के घर में जमा करेगा, मतलब एक्चुअली फैक्ट्री से ही दिया जाएगा। फैक्ट्री अपना टैक्स का वैल्यू नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर टैक्स पे करता है, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री सप्लायर को नहीं देगा, मतलब जीटीए को नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो खुद ही सरकार के घर में जमा करेगा। इसे हम लोग आरसीएम कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। रिसिपिएंट ही सरकार के घर पे जमा करता है, ये मैंने काफी डिटेल्स में बात करके रखा सर चार्ज अंडर जीएसटी में, सो प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। मैं यहाँ पर डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि चार्ज अंडर जीएसटी में मैंने ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज के बारे में, ये आरसीएम के बारे में काफी बात करके रखा कि 5%, 12%, ठीक है, इसका क्या खेल खेला जाता है। अगर 12% होता ना तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी को मतलब सरकार के घर में टैक्स जमा करना पड़ता है, मतलब इन दैट केस एक्चुअली वो बड़ा ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होता है, बात को समझे, ठीक है, वो बड़ा ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होता है, मतलब एकदम टॉप लेवल लॉजिस्टिक बिजनेस, ठीक है, वो खुद ही सरकार के घर में टैक्स जमा करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी उसका होता है कैलकुलेशंस करेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल 5% के केस में रिसिपेंट को सरकार के घर में जमा करने के लिए बोलता है, ठीक है। ओके सर, नाउ इज अ बिग क्वेश्चन, तब से मैं जीटीए करे जा रहा हूँ, ठीक है, जीटीए तब से करे जा रहा हूँ। हु इज अ जीटीए? तो यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन दिया है सर, जीटीए कौन है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जीटीए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज बीन डिफाइंड इन नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन में बोला है, टू मीन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जीटीए के अंदर काउंट किया जाता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट। मतलब कंसाइनमेंट नोट मतलब कि भाई मेरे इसमें इतना ये सामान है, ये सामान लेके मैं उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है भाई, वॉट एवर नेम कॉल्ड, चालान भी बोलते हैं, ठीक है। So thus it can be seen that issuance of consignment note in the sine qua non for a supplier of service to be considered as GTA, ठीक है, बात को समझे। If such a consignment note is not issued by the transporter, अगर ये consignment note कोई ट्रांसपोर्टर ने अगर इशू नहीं किया, बात को समझे, if such a consignment note is not issued by the transporter, the service provider will not come with the ambit of GT,
ये जो कंसाइनमेंट नोट अगर कोई ट्रांसपोर्टर इशू नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर इसे हम लोग जीटीए नहीं मानेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर यही बात है। इसमें एक लैटिन फ्रेज भी यूज है, सीने क्वा नॉन। ये लॉ में पढ़े हो आप लोग कभी? ये लॉ में भी पढ़ाया जाता है। सीने क्वा नॉन लैटिन फ्रेज है सर। क्या मतलब है इसका? issuance of a consignment note is the sine qua non for a supplier of service to be considered as GT। मतलब बेसिकली sine qua non का मतलब होता है लैटिन में नेसेसिटी, जो नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स है, सिंपल बात, जो जरूरत की चीजें हैं। ये सब लैटिन फ्रेज बीच बीच में ना लॉ में थोड़ा तंग करता है। सर क्यों इतना, क्यों लैटिन लैटिन फ्रेज क्यों आता है? ये मैं लॉ में कई बार बोल चुका हूँ कि इंडिया में जो लीगल सिस्टम बना हुआ है ये ब्रिटिश से लिया गया है, और ब्रिटिश अपना लॉ को रोमन एंड ग्रीस एरिया से लिया है सर, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वही पूरा यूरोप में बेसिकली फैला है और ब्रिटिश उसी से प्रभावित है। तो उनके लॉ में ये लैटिन फ्रेज यूज करने का थोड़ा सा, क्या बोले सर, कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। तो हमें भी लॉ के बीच बीच में, फिर भी हम लोग तो सर बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, टैक्स लॉस में पढ़ते हैं, उतना ज्यादा यूज नहीं है। जो लोग प्योर लॉ पढ़ते हैं, मतलब एलएलबी वगैरह पढ़ते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉ सीएस वाले को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, जनरल लॉ वगैरह में वहाँ लैटिन फ्रेज का यूज बड़ा ज्यादा है, ठीक है। बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे वहां पर भी बीच बीच में आ जाता है। तो सीने क्वा नॉन का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट नेसेसिटी, जो बहुत ही जरूरी है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है। ओके, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप, मतलब एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। इसे हम लोग सीने क्वा नॉन के नाम से। तो if such a consignment note is not issued to the by the transporter, the service provider will not come within the ambit of GT। Sir, if a consignment note is issued, it indicates that the lien on the goods has been transferred। अगर कोई कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? सर लियन क्या होता है? लियन मतलब अधिकार क्रिएट करना, ठीक है। लियन ऑन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। सर लियन ऑफ द, ये लियन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड कहाँ से कहा जाता है जानते हो? एक एक्ट आता है सर सेल ऑफ गुड्स बोल के। सर सारा चीज का लॉ कहाँ से आ जा रहा है? सर क्या मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ोगे ना तो लियन के बारे में, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में लियन कैसे आता है ये समझ में आता है। So if a consignment note is issued, it indicates that the lien on the goods has been transferred and the transporter becomes responsible for the goods till its safe delivery to the consignee। तो लियन मतलब अभी वो ट्रांसपोर्टर के अधिकार में है जब तक गुड्स, मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है, एक सप्लायर होगा, बीच में जीटीए होता है, और फिर वो रिसिपिएंट के घर पे पहुंचता है जो भी गुड्स को मंगवाया है। अब ये बीच वाले जो जीटीए हैं, सामान इसका नहीं है, लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को तो सामान को उसी का लियन है, जब तक वो सेफली कंसाइनी के घर पे पहुंच नहीं जाता, जो हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में रिसिपेंट है, तब तक उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही लियन के हिसाब से सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी बताते हैं, ठीक है। सो इट इज ओनली द सर्विस ऑफ सच जीटीए व्हिच एज्यूम एजेंसी फंक्शंस, जो बेसिकली एक एजेंसी का काम कर रहा है, दैट हैज बीन ब्रॉट इनटू द जीएसटी नेट, और इसीलिए ये जीएसटी के अंदर देखा जाता है। सो इफ ए कंसाइनमेंट नोट इज इशूड, अगर कोई कंसाइनमेंट नोट इशू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जीटीए सर्विस के अंडर में अभी लियन हो चुका है। इंडिविजुअल ट्रक हो, ठीक है, इंडिविजुअल ट्रक हो, टेम्पो हो, operators who do not issue any consignment note are not covered within the meaning of the term GTA। As a result, the service provided by such individual transporters who do not issue a consignment note will covered by the entry number 18 of the notification which are exempt from GST। मतलब अगर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं होता है, बिल, इनवॉइस, चालान, जो भी बोलो आप, ठीक है, अगर ये सब इशू नहीं होता है तो उसे जीएसटी परव्यू के बाहर रखा जाता है। लेकिन सर तब तो फिर कोई भी नहीं करेगा। अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, अगर आप चालान इशू नहीं करोगे, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करोगे तो आपका सामान रास्ते में जाने नहीं देगा, ठीक है। आगे चैप्टर आएगा सर, वे बिल जनरेट करना पड़ता है। कभी अगर आप हो सके तो जीएसटी, बहुत दिन हम लोग साइट में नहीं गए, gst.government.in में जाओगे, यहाँ पर जाके ना ये देखो सर्विसेज में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको ना ये देखो कहाँ 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 ई वे बिल सिस्टम दिख रहा है ना, ये ई वे बिल वगैरह बनाना पड़ता है,
आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है सिस्टम। जो कोई भी ट्रक, बेसिकली ट्रक के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, कि जो ट्रक वगैरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सामान जाते हैं ना, उसमें स्पेशली स्टेट टू स्टेट में बहुत जरूरी होता है। तो एक चैप्टर आएगा सर, तब आपको ये सब बताऊंगा, कैसे वे बिल, ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है, जनरेशन करने का क्या तरीका है, ठीक है, वे बिल का वैलिडिटी क्या होता है, ठीक है, बात करूंगा सर, ठीक है। और बहुत ही जरूरी है ऐसे, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो अभी से आप इंस्टीट्यूट, मतलब सॉरी इंस्टीट्यूट के मैट के तो आप चेक कर ही सकते हो अपने अपने मैट में, बट इससे भी बड़ी बात, अगर आपको ज्यादा जानना है, जल्दी जानना है, तो आप साइट में जाओ, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये लोग भी इसी से बनाते हैं, ये देखो सर, सब रूल्स जीएसटी रूल से ही बनाया गया है, तो आप यहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। अरे सर सब यही चीज है, कहीं से भी मिले लपेट लो सर, ठीक है, कहीं से भी मिले लपेट लो, सर्विंग करते रहना सर काम की चीज में। So individual truck tempo operators who do not issue any consignment note are not covered in the meaning of the term GTA. So ये बेसिकली exempted कैटेगरी में आ जाएगा अगर वो इशू नहीं करेगा तो, ठीक है, ओके सर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, चलो एग्जांपल देखते हैं सर। हरिप्रसाद, अरे वाह, ऐसे एक हिंदी मूवी में एक याद आया सर, वो गोलमाल बोल के एक मूवी था, बड़ा फेमस है सर, आप लोग भी जानते होंगे, आजकल यूट्यूब में भी उसका काफी सारा मीम देखने को मिलता है। बेटा राम प्रसाद, वो उत्पल दत्त और अपना अमोल पालेकर, ठीक है, बड़ा ही फेमस डायलॉग है, बेटा राम प्रसाद। तो बेटा राम प्रसाद की जगह यहाँ पर कौन हो गया, हरिप्रसाद। हरिप्रसाद के पास एक ट्रक है सर, ठीक है, वो अपना ही खुद ही ऑपरेट करता है। He carries the goods booked for his truck without issuance of consignment note. So service provided by Hari Prasad by way of transportation of goods by road are exempt under entry number 18 of the notifications. सर तो मजा आ गया, हरि प्रसाद ट्रक चलाते हैं, ऑपरेट खुद ही करते हैं, और उसमें कुछ गुड्स बुक किया, उसमें उसमें कंसाइनमेंट नोट नहीं है, तो फिर ये एंट्री नंबर 18 के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं कंसाइनमेंट नोट क्या है, ठीक है, तब से कंसाइनमेंट नोट दिमाग खराब कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब चलो देखते हैं कंसाइनमेंट नोट क्या है। सर कनेक्ट हो रहा है ना आप लोग, हेलो, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, कनेक्ट हो पा रहे हैं ना आप लोगों को, बोलो यस सर। Yes, sir. कंसाइनमेंट नोट क्या है, अगर मार्केट में बिजनेस करना है, ट्रांसपोर्टिंग करना है, तो समझो कंसाइनमेंट नोट क्या है। जीएसटी का बहुत काम है सर, मतलब जिधर देखो जीएसटी, जिधर देखो जीएसटी जीएसटी नजर आएगा जब रियल लाइफ में काम करना चालू करो। So consignment notes means a document issued by GTA against the receipt of goods. GTA इशू करता है गुड्स के बदले फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन a goods carriage which is serially numbered and contains, मतलब जो एक सीरियल नंबर के थ्रू से होता है, और उसमें क्या क्या लिखा रहता है। कंसाइनर का नाम, आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़े हो नॉर्मली, ये सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा जाता है सर कंसाइनमेंट अकाउंट्स, है ना सर। वहां पर आप लोग जरूर जानते होंगे सर कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, मतलब भाई किसका सामान है, किसके पास जा रहा है, तो कौन सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट है, कंसाइनर कंसाइनी। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, details of the goods transported, details of the place of origin and destination, gross weight of the consignment, weight बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हाई रोड में देखिएगा वेट मेजर करने के लिए क्या होता है सर, धर्म कांटा बोलते हैं उसको, हाँ, वे ब्रिज, वेफिंग ब्रिज होता है, रास्ते में हाई रोड में दिखाई देता होगा आपको, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट सेक्टर के साथ कनेक्टेड होंगे उनको जरूर पता होगा, इसको कांटा करना भी बोलते हैं। कांटा मतलब मेजरमेंट, ठीक है, कांटा मतलब वो कांटा चुभने वाला कांटा नहीं रे बाबा, ठीक है, कांटा मतलब मेजरमेंट, ठीक है। हम लोग कई बार ना थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं, कांटा क्यों करना है, कांटा मतलब यहाँ पर मेजर का बात कर रहे हैं। जैसे एज पर आवर स्पिरिचुअलिटी, एक कांटा से याद आया, ऐसे कहा जाता है ना हमारे इंडियन सोसाइटी में कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, सर गलत है, 33 करोड़ नहीं, एक्चुअली इट्स 33 कोटि। 33 कोटि मतलब, कोटि मतलब करोड़ वाला कोटि नहीं सर, 33 मतलब कोटि, कोटि मतलब होता है प्रकार, मतलब टाइप्स। एक्चुअली देयर आर 33 टाइप्स भगवान है, जिसको गलत मूर्खता के कारण लोग इसका ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि 33 करोड़ टाइप्स ऑफ भगवान है। नहीं नहीं सर,
मिसकॉन्सेप्शंस, लैक ऑफ नॉलेज और अपने बारे में ना जानने का इच्छा। चलो सर, अब ये मत पूछना सर 33 कोटि क्या होता है, मेरे को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ठीक है इतना बस। हाँ जितना समझा उतना मैं आपको बस गलत सोच का बता दूं। अच्छा, तो डिटेल्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ डेस्टिनेशंस, ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन वगैरह जो होता है उसको एक जीएसटी नंबर होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जीएसटी। ये बेसिक्स में बोला हुआ है सर, एक बार बेसिक्स ऑफ जीएसटी करो, बोला हुआ है जीएसटी क्या है, काफी अच्छे धीरे धीरे से ही मैंने वहां पर बताया। तो जीएसटी ऑफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स वेदर कंसाइनर कंसाइनी और जीटीए, अदर पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल का बात कर रहे हैं जहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, कितना जीएसटी है वगैरह, ठीक है, यही सब कंसाइनमेंट नोट्स का पार्ट है। Significance in the term relation to the definitions of GTA. The use of the phrase in relation to has extended the scope of the definition of GTA. It includes not only the actual transportation of goods but also various intermediary ancillary service. जैसे मानो कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सर ये भी समझना पड़ता है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ गाड़ी में सामान लेके इधर से उधर करना ही नहीं होता, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, ये सभी ना ट्रांसपोर्टिंग का पार्ट है, जो जीटीए सर्विसेज का पार्ट है सर। लोडिंग अनलोडिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ जीटीए सर्विस। अनपैकिंग पैकिंग देख रहे हो ना, इमेज देखो आप समझ जाओगे। इसलिए क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ द फ्रेज इन रिलेशन टू has extended the scope of definition of GTA. GTA का मतलब सिर्फ गाड़ी में सामान लेके जाना ही नहीं होता, इसके साथ इंटरमीडिएरी एंड एक्सिलरी सर्विस भी जोड़ा जाता है। एक्सिलरी मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ सर्विस, जैसे कि लोडिंग करना अनलोडिंग करना। बड़ा बाजार में अगर कभी जाओगे ना तो पता चलेगा लोडिंग अनलोडिंग का क्या खेल चलता है, सारा दिन वही चलता रहता है। ये जो सामान ढोने वाला होता है ना, जैसे ये देख रहे हैं ना सर, ये देखो जो मुठिया है, मैंने ये मुठिया वोड़ी यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है, जो अपने सर पे अपने बॉडी पे सामान पीठ पीठ पे लगा के गाड़ी पे लोड करता है, बहुत मेहनत करता है सर, तब जाके ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट चलता है हमारे देश में। बहुत लोगों का मेहनत होता है, जो भी हो। अब हाँ कोई बोलेगा सर वो अपना काम करता है, सभी कोई अपना काम करता है सर, लेकिन बात को समझे, तो ये सभी ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो जीटीए सर्विस एक बड़ा सा बात है सर, सिर्फ गाड़ी में सामान उठा दो और गाड़ी चलते जाए ऐसा नहीं। हाँ, unpacking, transshipment, temporary warehousing, which are provided in the course of transport of goods by road. These services are not provided as independent service, मतलब इसको अलग से नहीं किया जाता, but ये ancillary भी किया जाता है, namely transportation of goods by road. The invoice issued by the GTA, इसीलिए क्या करता है, अब देखेंगे अगर मानो कि गाड़ी का भाड़ा 10,000 है ना, उसके साथ और भी 2,000 ऐड करो, क्यों, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग का भी चार्जेस, लेबर का पेमेंट सारा काउंट करके ही फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। 10,000 प्लस 2,000 फिर उसके ऊपर अगर होगा तो ये देखा जाएगा कि भाई कौन से सर्विस में जीएसटी है और कल किस में नहीं है, मतलब बात समझे। अगर लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस को जीएसटी के अंदर रखा जाएगा तो उस पर ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। अगर उसको उसके आउटसाइड में रखा जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा 2,000 हो जाएगा तो भाड़ा हो जाएगा 12,000। अब 12,000 पे 18% कितना होता है और 10,000 पे 18% कितना होता है, ये समझने वाला बात है सर। मतलब आप सर सोच रहे थे कि मे बी यू जस्ट थिंक दैट कि सर ये लोडिंग अनलोडिंग से क्या लेना देना, अरे लेना देना है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा को भाड़े के साथ काउंट किया जाता है। सो अगर उसको काउंट किया जाए तो जीएसटी किसके ऊपर लगा जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जीटीए का सर्विस एक्सटेंड हो सकता है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग तक, इंक्लूडेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द जीटीए। इसीलिए क्या करता है, चार्जेस को इनवॉइस के साथ काउंट किया जाता है। सच सर्विस वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द जीटीए सर्विस, बिकम अ कंपोजिट सप्लाई, तो वो कंपोजिट हो जाता है, मतलब अकेला नहीं, कंपोजिट होगा, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टिंग भी हुआ और उसके साथ साथ पैकिंग अनपैकिंग लेबर चार्जेस लोडिंग अनलोडिंग भी हुआ, तो इसको अलग सर्विस सेपरेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। However, if such incidental services provided as a separate service, अगर लोडिंग अनलोडिंग के लिए अलग कोई है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कोई अलग एजेंसी है, तो उसको सेपरेट सर्विस माना जाएगा।
तो इन दैट केस इनवॉइस में सेपरेट इनवॉइस बना जाएगा, सेम इनवॉइस नहीं होगा, तो उसको सेपरेट सप्लाई मानेंगे तो सेपरेट टैक्स होगा, सेपरेट लोगों पे लगेगा। बड़ा सिंपल बात है, मतलब काम तो एक नहीं है सर। ऐसा नहीं कि गुड्स गाड़ी पे गुड्स को ला दो और पहुंचा दो, लोडिंग करो अनलोडिंग करो। चलो तो समझ में आपको आ गया सर। कार कुरियर एजेंसी के बारे में एक स्पेशल पॉइंट हुआ था वहां पर, जब हम लोग एंट्री नंबर 18 पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहां पर कुरियर का भी बात हुआ था, डीटीडीसी और क्या क्या है सर कुरियर में। या आप लोग इंस्टीट्यूट से किताब वगैरह आता है वो भी कुरियर से आता है। हाँ आजकल बहुत सारे कुरियर वाले हो गए, डिलीवरी नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। क्यों सर? सर जो स्पीड पोस्ट आता है वो भी किसी में आएगा? हाँ स्पीड पोस्ट के बारे में तो हाँ हाँ वो तो मैं बताया लास्ट दिन, ठीक है। वो भी जो पोस्ट ऑफिस का स्पीड पोस्ट सर्विस है, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ कुरियर सर्विस, ठीक है। तो ये देखो सर, courier agency has been defined in the notification to mean any person engaged in the door-to-door transportation of time-sensitive document, goods or article utilizing the service of a person either directly or indirectly to carry or accompany such documents, goods or articles. Express cargo service. Some transporters undertake door-to-door transportations. एक कंपनी है सर, क्या नाम है, फेड एक्सप्रेस बोल के है, डीटीडीसी बोल के है, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑफ गुड्स और आर्टिकल, that they have made special arrangement for speedy transportations and timely delivery of such goods or article. And such services are known as express cargo service with assurance of timely delivery. The nature of service provided by express cargo service falls within the scope of definition of courier agency. Hence, the said service relating to transportation of goods by road is not exempt. The express service को exempt category में नहीं रखा गया। ओके सर, बात को हम समझे सर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, ये पॉइंट को भी समझे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को भी नहीं रखा गया। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के अंदर क्या क्या आ सकता है? अब चलो कुरियर समझ में आ गया आपको। अब बैंकिंग में देखो एंट्री नंबर 26, 27, 27A, कितना सारा बैंकिंग सर्विसेज है देखो। अब चलो एक स्पेशल पॉइंट में जा रहे हैं, सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इसमें जीएसटी लगता है? नहीं, ठीक है। अब क्या कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है, आते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस। जब बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट देने के लिए बैंक में आप एफडी करते हो, क्या उसमें जीएसटी लगता है? सेक्शन 27 कहता है ना। एज फॉर कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में जो इंटरेस्ट लेता है ना, उसमें जीएसटी हो सकता है सर। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज में जीएसटी है, यही तो थोड़ा थोड़ा थीन लाइन है। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज जीएसटी पर भी में आता है, बट नॉर्मल जो लोन देना, लोन का इंटरेस्ट लेना, ठीक है, या डिस्काउंट में कोई चीज देना, वो सब जीएसटी परव्यू के बाहर है। सेल और परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, करेंसी में जो सेल एक्सचेंज होता है ना अमंग्स बैंक के बीच में भी चलता है, या फिर ऑथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंग्स बैंक और सच डीलर्स, डॉलर और येन के बीच में, रुपी डॉलर के बीच में, हाँ पाउंड के साथ इंडियन रुपीज का, पाउंड के साथ डॉलर का, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में ये जो होता है ना, ये भी एग्जेम्प्टेड है। 27A को देखो सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स BCBD अकाउंट्स होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये मोदी जी का है सर। सर क्यों मोदी जी का, क्यों सर? मोदी जी आने के बाद इसके बारे में डिक्लेरेशन दिया था, इसलिए मैं आपको मोदी जी बोला। प्रधानमंत्री जन धन योजना बेसिकली प्रधानमंत्री है, मोदी जन धन थोड़ी लिखा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट होता है सर हमारे देश में, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है आजकल, उसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 ऑनवर्ड्स एक स्कीम लिया था। तो उसमें ये कहा गया था कि भारत में सारे के सारे लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर किसी का। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा, ताकि जब भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे किसी भी तरह का बैंकिंग बेनिफिट हो, या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट हो, डिजिटल कॉन्सेप्ट हो, हर एक इंसान को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। बिकॉज आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद का भारत कुछ और ही होने वाला है सर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या जानते हो सर?
अब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया का जनसंख्या कितना है जानते हो, वर्ल्ड का? एनी आइडिया सर? 135 करोड़। दुनिया का बात कर रहा हूं मैं, भारत का नहीं। वर्ल्ड का जनसंख्या सर करेंटली 700 से 750 करोड़ का जनसंख्या है। 7 to 7.5 बिलियन। उसमें भारत का जनसंख्या है 135 से 40 करोड़। दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति, 1 आउट ऑफ 5 इज इंडियन। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, और एक 18.5% इंडियन पॉपुलेशन। हाँ सर, हाँ, दुनिया का टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन भारतीय है। 100 में 20 भारतीय हैं सर। 5 में से एक बंदा भारत का है। अब और मजेदार पॉइंट है कि टोटल भारत का जो जनसंख्या है उसका 47% जनसंख्या यूथ है। इससे भी ज्यादा, 47 क्या, 50% ऑलमोस्ट, 50 to 60%। दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ आज के डेट में इंडिया में है, चाइना के पास भी नहीं। चाइना के पास भी नहीं। सर इस यूथ से क्या फर्क पड़ गया? अगर 140 करोड़ में से 70 करोड़ जनसंख्या यूथ है, दैट मीन्स ये जो डिजिटल बैंकिंग वगैरह का जो सिस्टम है, या फिर हर किसी को बैंकिंग सेगमेंट के अंदर लाना, भारत जैसे एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री को इतना बड़ा रिवॉल्यूशन का पार्ट बनाना कोई मजाक नहीं सर। और 25-50 साल बाद जब पूरा दुनिया और डेवलप करेगा, भारत भी डेवलप करेगा, लेकिन तब भारत के यूथ के पास जो नॉलेज होगा, भारत के मतलब अंदर जो बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो देखने लायक हो सकता है सर। ये मैं अपना रिपोर्ट नहीं दिया, ये एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, चलो सर, मतलब भारत दुनिया को लीड करने वाला एक वन ऑफ द कंट्री बनने जाएगा आफ्टर 25 to 50 years। चलो सर, सर्विस बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन ए सिंगल ट्रांजैक्शंस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड एक ही तरह का है, और अदर पेमेंट कार्ड सर्विस, ये सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। 2000 तक, 2000 के ऊपर जाएगा तो जीएसटी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री, एक्वायरिंग बैंक का मतलब है एनी बैंकिंग कंपनी, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी। हु इज एनबीएफसी? बहुत सारे नाम हैं, नाम खत्म नहीं होगा एनबीएफसी में। आजकल तो बैंक से ज्यादा एनबीएफसी है, जैसे कि आदित्य बिरला फाइनेंस, पेटीएम, पेटीएम, ठीक है, फिर आपका चोलामंडलम, तो नाम खत्म नहीं हो सकता, गूगल करोगे तो मिल जाएगा बहुत सारा। फिर आपका मन्नपुरम, ठीक है, मन्नपुरम गोल्ड लोन, आईआईएफएल, और बताऊं जिस जो बैंक नहीं बट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लोगों को लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी रखते हैं, सेविंग्स वगैरह नहीं होता एनबीएफसी में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक्वायरिंग बैंक का मतलब सिर्फ बैंकिंग कंपनी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, और एनी अदर पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट्स सच कार्ड। मतलब कार्ड मींस डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, इस तरह का। 2000 के अंदर का पेमेंट हो तो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, 2000 के ऊपर चला जाएगा तो जीएसटी में आ सकता है। सेक्शन 13 एंट्री 39A, सर ये क्या है 39A? ध्यान से सुनना सर, फाइनेंशियल बातें चल रहा है। बैंकिंग सर्विस, सर्विस बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन ए मल्टी सर्विस एसीजेट। एसीजेट क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश के अंदर विदेश वाला बात, with international financial service center status
to a customer located outside India for international financial service in currencies other than Indian rupees. मतलब इस मैटर को समझाने के लिए आपको मैं 2 एग्जांपल यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. For the purpose of this entry, the intermediary of financial service in IFSC is a person. मतलब यहाँ पर IFSC को पर्सन माना जाएगा. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर दुनिया में सबसे पॉपुलर दुबई में है, सिंगापुर में है और आज के डेट में हमारे देश में भी. ये इनकम टैक्स में भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था. ठीक है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में गुजरात में बन रहा है सर, ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. गांधीनगर में इसका सेंटर बना है. इसमें फैसिलिटीज क्या बनेगा कि अगर कोई इंडिया के अंदर जैसे एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसीजेड क्या होता है कि एक देश के अंदर एक ऐसा एक्सपोर्टिंग जोन बनाया जाता है सर, जिसके थ्रू से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ. जैसे ये फॉल्टा इकोनॉमिक जोन मेरे नियरेस्ट में ये कोलकाता में है. ठीक है. फॉल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर ये एक पोर्ट है. तो हाँ सर पोर्ट है. ये देखो सर यहाँ पर ना हब बनाया गया है जहां पर आप अपना पोर्ट के थ्रू से कोई भी प्रोडक्ट को बाहर से ला सकते हो, फिर वहां पर पैकिंग करके अनपैकिंग करके, ठीक है, जो भी करना है करो, बट अल्टीमेटली वो देश के एक्सपोर्टिंग में हेल्प करे. ऐसे इंडिया में बहुत सारे हैं. विशाखापत्तनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखो, ये देखो काफी बेहतर है. ठीक है. यहाँ पर आपको ये देखो क्या लिखा है, विशाखापत्तनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इसके अंदर क्या होता है सर? सर इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग के लिए देश के अंदर एक डेवलपमेंट का काम चलता है. अदानी जैसे कंपनी इस पे काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है. मतलब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, ज्यादातर केस में असेंबल होता है. मतलब मानो कि हम चाइना से कुछ ले रहे हैं, फिर चाइना से लेके उसको असेंबल करके रीपैकिंग करके, ठीक है, फिर हम उसको किसी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करने के लिए जो कोई भी आता है ना, यहाँ पर टैक्स फ्री तो ऐसे ही होता है. मतलब इवन कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स में भी इसको छूट मिलता है. उसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से उनको फंडिंग भी मिलता है. अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे सिंगापुर में बहुत पॉपुलर है. मतलब अगर आपको बिजनेस करना है, आपका आइडिया में दम है, तो आपको फंडिंग मिल जाता है IIFSC के थ्रू से. सिमिलरली अपनी इंडिया में भी बन रहा है आजकल कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करेगा, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू से, कोई फॉरेन ब्रांड के थ्रू से वो फंडिंग पहुंच जाएगा उनके पास. थोड़ा डिटेल्स डिस्कशंस करना पड़ता है इसके ऊपर फिर, लेकिन फिलहाल मैं इतना डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे अभी GST में आपको बात करना है. लेकिन डोंट वरी, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा ना थोड़ा सा, मैं आपको बैठे बैठे सिर्फ IFSC के बारे में ही बताऊंगा. ठीक है. कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर काम करता है. मैं पहले भी इससे पहले वाले बैचेस में भी मैंने करवाया. IFSC के बारे में आपको डिटेल्स के स्टडीज किया था कि कैसे कैसे ये काम करता है. बट मेनली इतना जान के चलो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से इंडिया में कोई भी फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, उनको फंडिंग का सुविधा मिलता है और जिसके थ्रू से वो अपना बिजनेस को डेवलप कर सकता है. ठीक. जैसे अगर कोई जैसे जैसे फ्लिपकार्ट को सिंगापुर में फंडिंग मिला है, इंडिया से नहीं, वो रजिस्टर्ड भी सिंगापुर में है. फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड भी सिंगापुर में है. ठीक है. तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है. दुबई से भी काफी सारा बिजनेस बनता है बिकॉज वहां पर तो फंड का एकदम भरा पड़ा है. अमेरिकन कंपनी वो दुबई को चला रहा है. तो ये जो IFSC जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस हो गया. यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से GST में काफी सारा एग्जेम्पशन दिया गया है. इसलिए बोला है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री द इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन IFSC इज ए पर्सन who is permitted or recognized as such by the government of India or any regulator appointed for regulations of IFSC, who is treated as a person resident outside India under the Foreign Exchange Management Regulation 2005, जो IFSC में ऑलरेडी है, बट उनको भी अगर कोई सर्विस दे रहा है वो भी exempted कैटेगरी में काउंट होता है. Who is permitted as such by Security Exchange Board of India under Security Exchange Board of India Guidelines 2015, SEBI एक्ट में पढ़ना पड़ेगा. सेबी एक्ट कब पढ़ोगे? ये सब फाइनल में है. CS लेवल में ग्रुप 2 में है और CA और CMA के केस में आपको सेबी एक्ट वगैरह फाइनल में पढ़ना पड़ेगा. सर पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल सबको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. IFSC के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, क्योंकि ये तो अभी फ्यूचर है.
अब देखो सर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जांपल करने से। और ईएमआई के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। जैसे आपको बोला ना कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू से जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उसमें आपको जीएसटी लग जाता है। नॉर्मल केस में जीएसटी नहीं है बैंकिंग सर्विस में, बट अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कुछ खेल है तो उसमें जीएसटी आ जाता है। ठीक है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखे बैंकिंग सर्विस रिलेटेड। ठीक है, बैंकिंग सर्विस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे, मतलब रियल सिचुएशंस जो मार्केट में क्रिएट होता है। सर थोड़ा सा पेशेंसफुली सुनना, ये रियल लाइफ सिचुएशंस है। सपोज आप मोबाइल फोन खरीदते हो ना ईएमआई में, चाहे फ्लिपकार्ट के थ्रू से हो, चाहे कोई नॉर्मल आपके लोकल दुकानदार के थ्रू से हो, तो ऐसा ही एक कोई लोकल दुकानदार है, लोकल सेलर, मोबाइल फोन सेल कर रहा है। किसको? वाई को। कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 40,000। मोबाइल फोन का दाम कितना है सर? 40,000। However, X gives Y an options to pay in installment, बट वो बोल रहा है कि भाई तुम इंस्टॉलमेंट में देना, बट मुझे मंथली 11,000 करके देना। फोन का दाम कितना है सर? 40K। इंस्टॉलमेंट कितना करके बोल रहे हैं? 11K। कितने महीने में दोगे फिर? 4 महीने में, और क्या। लेकिन ये भी बोला साथ में कि ईएमआई 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ में मिल जाना चाहिए। मतलब अगर नवंबर में आप फोन खरीद रहे हो तो दिसंबर के 10 तारीख के अंदर आपका ईएमआई भर जाना चाहिए 11,000। अगर नहीं भरोगे तो पेनल्टी लगेगा। ठीक है, और ये 4 महीने तक होगा, तो 11,000 करके 4 महीने का 44,000 होता है। तो ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट है। इफ देर इज एनी डिले इन पेमेंट बाई वाई, अगर वाई पेमेंट करने में कोई देरी करता है शेड्यूल डेट में, शेड्यूल डेट में अगर पेमेंट करने में वाई देरी करता है एक्स को, तो उसको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग पेनल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। जिसे हम लोग पेनल्टी या पेनल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। पर मंथ फॉर द डिले, पर मंथ फॉर द डिले, जिस मंथ में देरी करेगा उस मंथ में भरेगा। ऐसे होता है, ईएमआई बाउंस करने से आपको पेनल्टी बैंक में भी भरना पड़ता है। अगर आप ईएमआई बाउंस करते हो ना, सपोज मानो कि आपका कोई ईएमआई चल रहा है, चाहे बैंक लोन हो चाहे कंज्यूमर लोन हो, अगर बाउंस करोगे तो बैंक भी चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर तो बोलोगे 500 टका पर मंथ का डिले चार्ज। अब सवाल ये उठता है, इन सम इंस्टेंसेस कभी कभी क्या हो सकता है, एक्स क्या करेगा, 40,000 चार्ज करेगा फॉर द मोबाइल एंड इज सेपरेटली इशूइंग अनदर इनवॉइस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर एक्सटेंडिंग लोन। फोन के लिए 40,000 का चार्ज करेगा, और 4,000 टका का जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो लोन के लिए अलग से चार्ज करेगा। मतलब लोन बिजनेस अलग हो गया, मोबाइल बिजनेस अलग हो गया। द कंसिडरेशन फॉर विच इज द इंटरेस्ट 2.5%। मतलब बेसिकली 40,000 का 2.5 करने से कितना होता है, करके देखो। 40,000 का 2.5% कितना हो जाएगा सर? 1,000 टका। ठीक है, तो 4 महीने का 4,000 टका, है ना। तो आप 40,000 में फोन लेके जाओ, बट मुझे 2.5% पर मंथ का इंटरेस्ट भर देना। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं भरोगे तो 500 टका पर मंथ ईच डिले के लिए पेमेंट कर देना। लेकिन ये लोन का काम हो गया। सो अगर आप अलग से लोन का काम करते हो और अलग से मोबाइल बेचते हो, तो ये दोनों अलग अलग बिल बनेगा, है ना सर। ये दोनों अलग अलग बिल बनेगा। The point is that in this case the amount of penal interest, that is 500, is to be included in the value of supply. ये 500 को सप्लाई के अंदर काउंट करना पड़ेगा। The transactions between X and Y is for supply of taxable goods, that is mobile phone. Mobile phone is not exempted goods. So accordingly, penal interest would be taxable as it would be included in the value of the mobile, irrespective of the manner of invoicing. चाहे आप इनवॉइस ऐसे करो, चाहे आप इनवॉइस को जोड़ के करो, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा। ये पेनल इंटरेस्ट को आपको टोटल वैल्यू के अंदर जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर 44,000 की जगह अगर आप एक्स्ट्रा और भी 500 करके लेते हो, तो मानो और 1,000 तुमने लिया, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 45,000।
अब उस पर जीएसटी सरकार के घर में शो करना पड़ेगा, चाहे तुम अलग से दिखाओ चाहे तुम एक करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा मेन काम क्या है, मोबाइल फोन बेचना, और उसमें तुम अलग से लोन सर्विस भी दे रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चाहे आप अलग इनवॉइस क्रिएट करो चाहे आप सिंगल इनवॉइस क्रिएट करो, इट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द मोबाइल, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो तुम लोन दे रहे हो मोबाइल के लिए दे रहे हो, वो लोन के अलग से लोन नहीं है वो, दिस लोन इज ऑल्सो फॉर मोबाइल, मतलब ओनली फॉर मोबाइल एक्चुअली। 40,000 का मोबाइल का प्राइस और 2.5% का लोन जो दे रहे हो ना, वो मोबाइल के लिए ही दे रहे हो। तो चाहे आप अलग से दिखाओ चाहे एक करके दिखाओ, डजेंट मैटर, बट वो जो भी आप पेनल्टी भरोगे ना, मतलब पेनल्टी कलेक्ट करोगे, वो टोटल वैल्यू में काउंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? जैसे क्रेडिट कार्ड में वैसे ही होता है ना। अब एक दूसरा सिचुएशन देखो, एक सेल से मोबाइल फोन टू बाई, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज 40,000. So Y has the option to avail a loan at interest of 2.5% per month for purchasing the mobile from Messrs ABC Limited. बात को समझे? जैसे बैंक के थ्रू से जब होता है, अब एबीसी लिमिटेड कोई ऐसा बैंक या फाइनेंस कंपनी हो गया, कंपनी उसको फोन बेच रहा है, लेकिन कंपनी के साथ फोन का मतलब पैसा का मैटर नहीं हो रहा है, वो फोन ले रहा है मेसर्स एबीसी लिमिटेड से लोन के थ्रू से। मतलब सिंपल बात है, तुमको 40,000 का फोन चाहिए, तुम बैंक लोन के लिए गए सर कि भाई बैंक मुझे एक फोन चाहिए, मुझे लोन दो, और बैंक ने तुमको बोला कि भाई 2.5% पर मंथ का इंटरेस्ट होगा, फोन ले लेना। The terms of the loan from Messrs ABC Limited allows Y a period of 4 months to repay the loan and an additional penal interest 1.25% per month for any delay in payment. यहाँ पर तीन पार्टी हो गई सर, X, Y and Messrs ABC, मतलब जो एक्चुअली एनबीएफसी है। So in this case, the additional penal interest is charged for transactions between Y and Messrs ABC Limited, and the same is getting covered under exemption entry 27. ये एंट्री 27 में exempted कैटेगरी में है, लोन का इंटरेस्ट नॉर्मल। Consequently, in this case, the penal interest charged thereon on the transactions between Y and Messrs ABC Limited would not be subject to GST, as the same would be covered under said exemption entry because वो 27 एंट्री का पार्ट बन रहा है, जो बैंक का या एनबीएफसी का एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसीजर है, लोगों को लोन देना और उसमें इंटरेस्ट कलेक्ट करना, और अगर इंटरेस्ट फेलियर करता है तो पेनल्टी चार्ज करना। ये बैंकिंग बिजनेस का, ये फाइनेंस बिजनेस का एक नॉर्मल काम है, और जो एंट्री 27 में जीएसटी परव्यू के बाहर है। However, any service fee or charge or any other charge, if any, are levied by Messrs ABC Limited in respect of the transaction related to extended deposit, loans or advances does not qualify to be interest as defined in exemption notification and accordingly will not be exempt. मतलब जैसे इसका बड़ा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, मेसर्स एबीसी की जगह आप लोग नाम जरूर सुने होंगे बजाज फाइनेंस का। क्या सर सुने हैं कि नहीं सुने? बजाज फिनसर्व का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? बोलो। सबसे बड़ा कंज्यूमर लोन प्रोवाइडर है भारत का, yes. है ना? तो यहाँ पर बात तो वही वाला हो गया ना, आपको फोन लेना है, टीवी लेना है, बजाज फाइनेंस के थ्रू से लेना है, बजाज फाइनेंस। देखो सर, अब बजाज फाइनेंस कंज्यूमर लोन, बजाज ऑटो कस्टमर पोर्टल, पर्सनल लोन, मतलब कोई प्रोडक्ट लेना है ना तो आपको दिखाएगा यहाँ पर सारा चीज। पर्सनल ईएमआई बजाज मॉल, और शॉप नाम, ये रहा, शॉपिंग में आ गया सर। ठीक है, अब ये देखो आजकल बजाज क्या कर रहा है, बजाज खुद भी बेचना चालू कर दिया। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि अगर आपको जैसे ये गाड़ी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, ठीक है, तो आप कंपनी से लो। ठीक है, अगर बजाज खुद भी बेच रहा है तो फिर वो बजाज का अपना हो जाएगा, लेकिन अभी दोनों बिजनेस को अगर अलग से दिखा रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा। एक हो गया ईएमआई देने वाला जो बजाज फाइनेंस है, और एक हो गया कंपनी जो आपको फ्रिज या एसी जो भी है बेच रहा है। ठीक है, तो ये बात को आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा
कि वो दोनों काम जो है वो अलग अलग हिसाब से हो रहा है कि नहीं। मतलब बजाज ही बेच रहा है, बजाज ही लोन दे रहा है, तो वो दोनों डिपार्टमेंट उसका अलग है एक्चुअली। ठीक है, प्रोडक्ट अलग है, बजाज मॉल अलग है, तो वो अलग अलग चलाता है, अलग अलग इनवॉइस भी है। ठीक है, इनवॉइस भी अलग, पूरा बिजनेस ही अलग। तो ये एंट्री 27 में आ जाएगा। फाइनेंस बिजनेस जो चलता है वो एंट्री 27 में आ जाएगा, उसमें पेनल्टी जो है वो जीएसटी में नहीं आएगा। लेकिन आप एक बात को ध्यान से समझे, जैसे अगर किसी को बजाज फाइनेंस का कार्ड लेना होता है ना, ठीक है, ईएमआई कार्ड वगैरह लेना होता है ना, तो ईएमआई कार्ड लेने के लिए ना वो एक फीस चार्ज करता है, पता है आपको। अगर कभी भी आप फर्स्ट टाइम कोई मतलब इस तरह का ईएमआई कार्ड लेने जाओगे ना, तो मैक्सिमम कंपनी आपसे एक चार्ज लेता है, ईएमआई कार्ड का एक चार्ज लेता है, फी बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग फी। क्या बोलते हैं सर? प्रोसेसिंग फी लेता है ईएमआई कार्ड का। तो वो जो ईएमआई कार्ड का प्रोसेसिंग फी ले रहा है ना सर, ये देखो यहाँ पर, ये प्रोसेसिंग फी जो लेता है ना, वो प्रोसेसिंग फी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें जीएसटी लगता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो। ऐसे मानो किसी को ये कार्ड चाहिए, कार्ड में होता क्या है ये सब कार्ड में, ये जब आप शुरू में लेने जाओगे आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, आपका सिबिल चेक करेगा। सर हम तो कभी लोन नहीं लिए तो सिबिल तो कुछ नहीं होगा, यस नो डाउट। तब आपका इनकम चेक करेगा कि भाई बंदी का इनकम क्या है। सैलरीड पर्सन हो तो जल्दी मिलता है, बिजनेसमैन हो तो फिर प्रूव करना पड़ता है। बिजनेस वाले को, प्रोफेशन वाले को थोड़ा प्रूव करना पड़ता है कि उसका बिजनेस प्रोफेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं। इनकम करते हो सैलरी से, तो थोड़ा मतलब क्या है ना, सैलरी पर्सन का चाहे कम ही हो इनकम, बट श्योर शॉर्ट इनकम होता है ना, कि भाई हर मंथ में सैलरी आएगा। बिजनेसमैन प्रोफेशन वाले का क्या, हर मंथ में कितना सेल होगा, कितना क्लाइंट आएगा, इसका कोई गारंटी तो नहीं है। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा इन पे केस होता है, डिपेंड करता है इनकम टू इनकम। वो इनकम स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, झमेला है शुरू में, बट नॉट विथ बहुत झमेला भी नहीं है, इनकम अच्छा होने से जरूर देगा। अब इसमें आपको एक बैलेंस देगा। कितना बैलेंस देगा? स्टार्टिंग में मानो 10,000 का बैलेंस दिया, अब आपको बोलेगा कि भाई आप 10,000 के तक कोई भी चीज खरीदो और फिर टाइम पे आप ईएमआई करते रहो। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको 10,000 ऐसे ही नहीं दे देगा, पहले बोलेगा कि 1,500 का एक प्रोसेसिंग फीस दो। अब इस 1,500 के प्रोसेसिंग फीस में ये जो है ना, ये जीएसटी परव्यू में आता है। लेकिन अगर मानो कोई इंटरेस्ट है, कोई लेट पेमेंट है, वो इंटरेस्ट परव्यू में नहीं आता, जीएसटी परव्यू में। वो एंट्री 27 में उसको बाहर रखा गया है। बात समझ में आ रहा है सर? यही तो है बिजनेस वर्ल्ड। तभी तो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि रटने वाला चीज थोड़ी है, रट रट के कहाँ तक पहुंचोगे सर। सभी जिंदा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ सिचुएशंस। जो बंदा जितना रियल लाइफ सिचुएशंस फेस करेगा, जितना अपने आप को रगड़ेगा, ठीक है, जितना रगड़ेगा वास्तव के साथ, वो बंदा उतना अच्छा समझेगा हर चीज। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ओके, so I hope you understand. So moreover, the value of supply of mobile by X to Y would be 40,000 for the purpose of levy of GST. यहाँ पर जो इंटरेस्ट का खेल है, ये इंटरेस्ट का खेल जीएसटी परव्यू में नहीं है, पेनल्टी भी जीएसटी परव्यू में नहीं आएगा, बिकॉज ये पूरा फाइनेंस के थ्रू से हो रहा है। ठीक है ना सर, समझ में आया होगा? अच्छा, क्या रे, कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है? हाँ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स authorized dealer of foreign exchange by way of sale of foreign exchange। ये तो मैं आपको पहले ही बोला था कि ये सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई। कमर्शियल बैंक मतलब जहां पर हम लोग जाते हैं। कमर्शियल बैंक आरबीआई को जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये टैक्सेबल है, दीज आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन अंडर द जीएसटी लॉ। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये लोग जो कोई भी सर्विस अगर आरबीआई को देता है ना, वो जीएसटी परव्यू के अंदर आता है।
मतलब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं बोला गया जीएसटी लॉ में। हाँ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, बट ये रूल्स है। चलो अनदर एक क्वेश्चन कर। मेसर्स अपना बैंक लिमिटेड, अपना बैंक नाम बढ़िया है सर। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपना डिटेल्स फर्निश किया। क्या बोलता है, सुन लो ध्यान से। कस्टमर को हाउसिंग लोन दे रहा है 100 करोड़ का, जीएसटी बाहर है इसका, मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी 100 करोड़। प्रोसेसिंग फी कलेक्ट किया कस्टमर से लोन पास करने के लिए 20 करोड़ का। कमीशन कलेक्ट किया कस्टमर से फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक 30 करोड़ का। सभी के सभी जीएसटी के, मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, मतलब जीएसटी इसके अंदर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक, क्रेडिट कार्ड इशूड किया बैंक ने, उसमें इंटरेस्ट अर्निंग किया 40 करोड़ का। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक 25 करोड़ का। मिनिमम बैलेंस चार्जेस, मतलब होता है ना बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्या सर ये सब ना हो। जैसे एसबीआई का अगर सिटी हो तो कितना है, 5,000, छोटा शहर हो तो 3,000, एचडीएफसी वगैरह का, एक्सिस वगैरह का कितना है, कम से कम मैं नॉर्मल 10,000, ठीक है। एक्सिस में 10,000 है कि 12,000, कोलकाता में 12,000 है, 10, बिहार में 10 है, कलकत्ता में 12,000 है, ठीक है। तो इतना आपको मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इससे कम करोगे तो बैंक चार्ज कटेगा। तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करेंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर 1 करोड़ का। इससे बैंक का इनकम हुआ है इतना तरह का, काट काट के अपना कमाई कर लिया। सवाल ये करता है कि भाई कौन सा एग्जेम्प्टेड है और कौन सा टैक्सेबल है। मजेदार क्वेश्चन है सर, है ना। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो हाउसिंग लोन जो कस्टमर को दिया, कितने करोड़ का दिया, 100 करोड़ का, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है। एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर 100 करोड़ का, इसमें जीएसटी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। तो चुपचाप, क्योंकि आपने पैसा दिया और पैसा गुड्स नहीं होता सर, बात को समझे रूल, मतलब क्यों। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड टू कस्टमर, अगर किसी का कस्टमर को, लोगों को 100 करोड़ का लोन बैंक ने दिया है, मनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स, सो मनी सप्लाई इज नॉट गुड्स, सो एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन इज नॉट ए सप्लाई। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी कैसे होगा, क्योंकि जीएसटी चार्ज करने के लिए सप्लाई होना जरूरी है, और मनी तो गुड्स के अंदर काउंट ही नहीं होता सर। पढ़िएगा ठीक ठाक से बेसिक से अगर, ठीक है, रिवाइज करोगे ना, तो वहां पर मैंने गुड्स एंड जीएसटी है ना हम लोग, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बढ़ाते हैं, तो वहां पर मैं आपको गुड्स का मतलब, सर्विस का मतलब बताता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो खुद से भी। तो वहां पर देखिए मनी इज नॉट देयर, सो दैट्स व्हाई ये नील है, ये लॉजिक है इसका। प्रोसेसिंग फी कलेक्टेड ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, interest does not include processing fee on sanction of the loan, hence the same is taxable. Processing fee is not interest. Interest section 27 में एंट्री, मतलब exempted कैटेगरी में आ सकता है, बट प्रोसेसिंग फी इज नॉट इंटरेस्ट। अभी अभी बोला आपको 20 करोड़, ये जीएसटी में आएगा, टैक्सेबल है। कमीशन जो कलेक्ट किया बैंक गारंटी के तहत, एनी कमीशन कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट आर नॉट एग्जेम्प्ट, 30 करोड़ का। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक, मैं आपको पहले ही बोला था, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से जो इंटरेस्ट अर्न होता है ना, इसमें सरकार आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं देके रखेगा। तो सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स इन सो फार फॉर द कंसिडरेशन इज प्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट आर exempt फ्रॉम टैक्स, however interest involved in credit card service is specifically excluded from this exemption entry. लोन के बदले जो इंटरेस्ट नॉर्मली बैंक अर्न करता है, that is exempted interest, but क्रेडिट कार्ड सर्विस के थ्रू से जो इंटरेस्ट बैंक अर्न करता है, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसीलिए 40 करोड़ टैक्सेबल है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है। क्यों सर? सर भारत सरकार चाहते हैं कि देश के अंदर लोगों का घर बने,
और बैंक इस होम लोन देके लोगों का घर बनाने में हेल्प करे, इसलिए उस इंटरेस्ट को सरकार की तरफ से ये किया गया। तो सर्विस बाय और एक्सटेंडिंग लोन्स इन सो फार एज द कंसीडरेशन ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऑलरेडी बोल के रखा है। मिनिमम बैलेंस चार्जेस टैक्सेबल है सर 1 करोड़, तो कुल मिला के आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ 91 करोड़। देखो सर, ऐसे तो चैप्टर का नाम एग्जेम्प्टेड ऑफ सर्विस है, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई टैक्सेबल वैल्यू? इसीलिए मैं एग्जेम्पशंस पे इतना समय दे रहा हूं, और एग्जाम में इस तरह का सवाल बहुत सवाल होता है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस देके ना आपको क्वेश्चंस के अंदर एंटर कर सकता है, किसी भी तरह का एक। सो इफ यू नो कि भाई ये एग्जेम्प्टेड है कि टैक्सेबल है, तो आप उसका जवाब दे पाओगे। सो डोंट डू एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट। है सर, ये टैक्स जैसे पेपर में किसी भी चीज में शॉर्टकट कोई भी चीज का अच्छा नहीं है। सो शॉर्टकट करने जाओगे फंसोगे। बार बार बोल रहा हूँ सर, मतलब चलो ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, छोड़ के कहाँ जाओगे? जो छोड़ोगे वही आ जाएगा। सो ऐसा ना करो, पढ़ लो, समझ के पढ़ लो ना। समझ के पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे जिंदगी भर याद रखोगे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस, बैंक हो गया सर, बैंक बता दिया आपको। इंश्योरेंस बता दे थोड़ा। हाँ चलो, तो बहुत बड़ा है ये टॉपिक, ये जो कितना सारा का इनकम, कितना सारा एग्जेम्पशंस, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। बोलते जाओ तो खत्म नहीं होता रेलगाड़ी की तरह। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज जो है ना सर, ये भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। बट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, एंट्री नंबर 28, 29, 29A में बोला है सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस के थ्रू से जो होता है, रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। याद रखना, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू से होता है, ऐसी चीज में जो आपका किसी का अनम्यूट है क्या सर? कोई कुछ क्वेश्चन कर रहे हो क्या? नहीं, सबका तो ठीक ही है। ठीक है, मुझे कोई आवाज आ रही है। ऐसे कनेक्टेड हो आप लोग? अरे यस सर। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनपीएफआरडी, इनके थ्रू से जो भी इंश्योरेंस का काम होता है, ठीक है, ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। तो ये नाम देख के ही समझ जाना, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चंस भी, जैसे सीएस के केस में छोटा छोटा सवाल बड़ा करता है सर, समझ लीजिएगा सर। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द आर्मी। सर, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द आर्मी, नावल, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स टू मेंबर ऑफ द आर्मी, आर्मी मेंबर के लिए, नेवी मेंबर के लिए, एयरफोर्स मेंबर के लिए। अरे सर, ये लोग क्या है ना, जय जवान जय किसान। मतलब किसान तो यहाँ पर नहीं बोला, हाँ किसान के बारे में हम लोग पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। जय जवान किसने बोला था? हाँ सर, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जो शास्त्री जी का खोज का पता तो नहीं चला ठीक ठाक से, क्या हुआ शास्त्री जी के साथ? तास्केंत, जानते हो सर तास्केंत फाइल? जो भी हो छोड़ो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी सर्विसेज है ये सब जीएसटी पर्व के बाहर है। नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी होता है, कोस्ट गार्ड इंश्योरेंस स्कीम फंड भी होता है, ठीक है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ठीक है। इनके इनके केस में भी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ग्रुप इंश्योरेंस फंड इनके केस में भी, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, आई थिंक सीआरपीएफ नहीं, वो तो रिजर्व पुलिस हो गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम, जनश्री बीमा योजना, ठीक है, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, नाम याद रखे सर, ठीक है, नाम याद रखे, ठीक है। जनश्री को जनश्री ही याद रखे, ठीक है। ये सरकार का नाम दिया हुआ है, संस्कृत नाम है, आम आदमी बीमा योजना। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय द, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइफ का एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जिसका मैक्सिमम अमाउंट कवर 2 लाख तक का है। वरिष्ठ पेंशन ये बीमा योजना, वरिष्ठ मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए पेंशन में बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना। वाया वंदन क्या है इसका मुझे ठीक ठाक नॉलेज नहीं है, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट मीन्स एनी टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट with or without return of premium, any endowment insurance contract or health insurance contract with or without an accidental benefit rider, either on individual group basis as terms stated in schedule 2 appended to the regulations। ठीक है, मतलब बेसिकली ये लाइफ का माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें हेल्थ है, ठीक है, एक्सीडेंट बेनिफिट विद और विदाउट भी हो सकता है, राइडर मतलब जो गाड़ी चला रहा है वगैरह उनके लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो लाइफ मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल है, ठीक है, इसके बारे में बोला। अच्छा, मुझे सारा चीज तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये वाया बंधन योजना हो सके तो एक बार गूगल करके देख लेना, वाया बंधन योजना में क्या है, लाइफ रिलेटेड ही होगा। ये सब आप लोगों को जानना भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर भी बड़ा ही पॉपुलर है प्रधानमंत्री वाया बंधन स्कीम। एश्योर्ड पेंशन, अच्छा पेंशन देता है सर बेसिकली, मंथली पेंशन 7.40%, अच्छा खासा है। वाया बंधन, प्रधानमंत्री वाया बंधन योजना, ये सब इंश्योरेंस के अंदर आता है सर। चलो बढ़िया है, समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। ये सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, ये सब इंश्योरेंस स्कीम का नाम याद रखिएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस में देख लो कौन कौन स्पेसिफाइड बॉडीज में आता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI, ठीक है, ESI कौन होता है, एम्प्लॉय लेवल में इंश्योरेंस करके रखता है हर एक इंडस्ट्री, स्पेशली इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस को किसी का भी एम्प्लॉय का कुछ हो जाता है ना तो उसको कंपनी की तरफ से बेनिफिट मिलता है। एक्सीडेंट हो जाए, समथिंग जो भी काम करते करते कुछ भी हो जाए ना, तो ESI के ऊपर बेस करके ये कहाँ पढ़ाया जाता है जानते हो? इसका डिटेल्स नॉलेज आपको मिल जाएगा लेबर लॉ में। ये CMA वाले को बहुत डिटेल्स में, CS वाले को भी डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ठीक है। CS एंड CMA का जो लोग पढ़ाई करता है ना उनको ये लेबर लॉ का क्लास में देता हूँ, ठीक है, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ मैं पढ़ाऊंगा सर, ठीक है। वहां पर ये ESI लॉ के बारे में, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में बातचीत होता है, बट इतना जान लो कि ये सब एग्जेम्प्टेड GST सर्विस में आता है। 31 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस EPF, ठीक है, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये सब नेशनल पेंशन ट्रस्ट, ठीक है, ये सभी चीजें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट होता है। तो ये सब स्पेशल बॉडीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर देश के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखा गया है जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योर्स अंडर IRDAI एक्ट 1999, इनका सर्विस भी GST एग्जेम्प्टेड है। सेबी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट के अंदर ये भी पढ़ना पड़ता है सर, काफी फेमस लॉ है ये, ठीक है। सिक्योरिटी लॉ का क्लास होता है, जो लोग CA/CMA फाइनल पढ़ते हैं और जो CS एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं उनके लिए करता हूँ सर, ठीक है। सेबी एक्ट तब आप लोग वहां पर पढ़ोगे, सेबी एक्ट का पूरा डिटेल्स 1992 में, पूरा शेयर मार्केट का एक्ट है सर बेसिकली। सेबी एक्ट मतलब पूरा कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट एक्ट, तो इनका सर्विसेज भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, अब देखो लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन से रिलेटेड और जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ, लाइफ को छोड़ के, ठीक है, जनरल लेवल, जैसे हर्ट इंश्योरेंस स्कीम्स, कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, कैटल के लिए स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है, ये ट्राइबल्स लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, इनका इंश्योरेंस होता है सर, ठीक है, क्योंकि देश में ट्राइबल्स कौन होते हैं सर? ट्राइबल्स हमारे आदि है सर, मतलब हमारे देश का जो, जिनको हम लोग नॉर्मली ST के नाम से जानते हैं, दे आर बेसिकली हमारे एंसेस्टर बोल सकते हो, ठीक है, काफी प्राचीन एंसेस्टर्स, ठीक है, जो अभी भी आदिम तरीके से रहना जानता है, तो प्राचीन तरीके से जंगल का कल्चर अभी भी उनके पास है। पहले के जमाने में सारे के सारे लोग जंगल में ही रहता, मोर देन आदिवासी तरीके से, ठीक है, तो वो आदिवासी रहे जरूरी है, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है, उनका 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 लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, बस उनको सुख सुविधा, मतलब हमारे जैसा ना बनाओ उनको,
वो हमारे जैसा क्यों बने? हम लोग कितना अच्छा जिंदगी बिताते हैं, वो जंगल में हमसे बेहतर बिता सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब उनका भी खराब ना हो, उनके लिए भी कुछ स्कीम बना हुआ है। जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फील्ड वेल इंश्योरेंस, ठीक है, पंप सेट में या फिर वेल वगैरह जो बनता है ना एग्रीकल्चर में, वहां पर जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये सब सरकार ने इसीलिए दिया ताकि जरूरत है लोगों के लिए। रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, क्रॉप का इंश्योरेंस होता है सर, मतलब आपने फसल जैसे लगाया ना, जैसे फसल बीमा योजना भी होता है एक, ठीक है, उसी तरह का रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब अगर वेदर किसानों के फेवर में नहीं गया, किसानों ने सोचा, फार्मर्स ने सोचा बारिश होगा बट बारिश नहीं हुआ, किसानों ने सोचा बारिश कम होगा तो ज्यादा हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर के कारण लॉस वगैरह होता है, उसका जो इंश्योरेंस वगैरह है। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, ठीक है, बेसिकली ये बीमा के लिए मतलब हेल्थ के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिमिलर टाइप्स ऑफ पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, सीड क्रॉप मतलब जिसका बीज पहले बोनो, उसके बाद उसको लगाओ, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी होता है, मतलब कौन से फसल में क्या फसल बनेगा, ये सब साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू से किया जाता है, ठीक है, तो उसका भी इंश्योरेंस करना पड़ता है कि भाई ये सीड ज्यादा अच्छा फलन देगा, ठीक है, लैब में उसको पहले बनाया जाता है, फिर उस पे अगर खराब हो जाए तो उस पे इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है। तो बताने बैठो ना सर, एक एक चीज पे बात हो जाएगा, एक एक चीज पे एक एक क्लास लग जाएगा, इतना तो नहीं बोल सकते ना सर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस पे एक चीज याद आया सर, ये सर हमारे देश में कैटल को, स्पेशली काउ को माता समझते हैं ना हम लोग, है ना, पूजा करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब तक काऊ है तब तक हम लोगों के लिए मतलब क्या बोलूं सर, मतलब खेती से लेके दूध से लेके हम लोग हमेशा मतलब जिंदा रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए, भारतीय समाज में ये कल्चर है। अब काऊ को बचाने के लिए, मतलब बचाने के मतलब जब काऊ का दूध देना बंद हो जाता है, तो उसके बाद काऊ को, जैसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश में वृंदावन में इस्कॉन के साथ टाई अप करके, वृंदावन में दुनिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म ओपन हुआ है सर, जिसमें शायद लाखों के तैनात पे काऊ को मेंटेन करने का जिम्मा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अलॉन्ग विद द इस्कॉन सोसाइटी वॉलंटरीली वो काम करेगा, मतलब जो देखने लायक होगा। और काऊ मैनियर से, जैसे अभी दुनिया किधर भाग रहा है सर, दुनिया ऑर्गेनिक मैनियर के पीछे भाग रहा है। काऊ का जो यूरिन होता है, इससे मेडिसिन बनता है सर, ठीक है, काऊ का यूरिन से मेडिसिन, काऊ के मैनियर से मतलब जो डंग से ऑर्गेनिक मैनियर, ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिकल खा खा के आजकल मार्केट में प्रोडक्ट के सामने लिखा रहता है पेस्टिसाइड्स फ्री, और दाम को 2 गुना कर देता है। इवन आप अगर आप दाल भी खरीदने जाओ पैकेज प्रोडक्ट में, उसमें लिखा रहता है पेस्टिसाइड्स फ्री, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक क्या, कुछ नहीं, जो काऊ का चीज हम लोग पहले यूज करते थे वही है, लेकिन हम लोग ना मतलब क्या बोले सर, दिमाग डब्बा है हमारा, कुछ यूरोपियंस आके कुछ सिखा के चले गए, हम लोग सोचे कि वही अच्छा है, और हम लोग अपने चीज को खराब समझने लगे। यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश के, कि अमेरिकन वाले कुछ कह दिया, यूरोपियन वाले कह दिया तो अच्छा है, उनका केमिकल अच्छा है, हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सब बेकार है। अब आज के डेट में केमिकल खा खा के शरीर में दर्द हो के सब खत्म हो जा रहे हैं, इंसान जिंदा तो है पर जिंदा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसी कल्चर के साथ एडेप्टेबल है। अब श्रीलंका रिसेंटली कोशिश कर रहा था ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने का, तब अगर काऊ को मेंटेन किया जाएगा, जब उसका दूध देना बंद हो जाए, इसके बाद उसका बाकी चीजों का भी काम आता है, तो काऊ को मेंटेन करना पड़ेगा, जरूरी है, और काऊ अच्छे रहे, ठीक ठाक रहे, ऑर्गेनिक मैनियर में, मतलब देश में जो खेती होता है ना ऑर्गेनिक हो जाना चाहिए। क्यों सर, मिट्टी, और मिट्टी नहीं है, मिट्टी केमिकल बन चुका है, केमिकल डाल डाल के मतलब ऐसा स्टैटिस्टिक्स है दुनिया भर में कि अगला 40 साल में अगर अभी भी स्टेप्स ना लिया जाए, 40 इयर्स लेटर आधा दुनिया भूखा मरेगा, फिर से वार चालू होगा, किसको लेके, खाने को लेके, बेसिक फूड के लिए लोग तरसेगा, क्यों, यही
केमिकल फार्मिंग कर करके मिट्टी का हालत जो खराब हो जाता है, हो जाता है नहीं, हो चुका है। अब सर आप बोलोगे सर आप तो सॉइल का टीचर बन गए, अरे नहीं नहीं सर, बात समझो, कभी कभी थोड़ा बोल देता हूँ जानकारी के लिए। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम जरूरी है। साउथ इंडिया में कोकोनट, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी बहुत बहुत होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निरामया health insurance scheme implemented by the trust constituted under the provision of the national trust for the welfare of persons with autism, एक तरह का रोग होता है ना, cerebral palsy, mental retardations, multiple disabilities act। बांग्ला शस्य बीमा, ये सेंट्रल स्कीम है, वेस्ट बंगाल के लिए है। बांग्ला शस्य बीमा, दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, बट ये वेस्ट बंगाल के लिए बना है। सर लड़ाई लड़ लो कि सिर्फ बांग्ला क्यों, बिहार क्यों नहीं, उड़ीसा क्यों नहीं, चलो मारपीट करते हैं। 36A में सर्विस बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड सीरियल नंबर 3136। ओके ठीक है, समझ गए ना सर? हेलो, ये सब जनरल स्कीम में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का पॉइंट था, मैं थोड़ा लिस्ट आपको पढ़ा दिया सर। पेंशन स्कीम ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार गो थ्रू करके रखिएगा सर। ओके, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में मेरा पहले भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है गवर्नमेंट सर्विसेज में, प्लीज एक बार आप लोग जरूर गो थ्रू करें। लीजिंग सर्विस, जो रेंटल सर्विस के बारे में बात हुआ था ना सर, लीजिंग सर्विस। लीगल सर्विस मतलब लॉयर, जो लॉ का जो लीगल सर्विसेज होता है, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि लीगल सर्विसेज हमारे देश में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है क्या? हाँ, कुछ लेवल लीगल सर्विस जरूर एग्जेम्प्टेड है। लीगल सर्विस का मतलब क्या सर? Legal service means any service provided in relation to advice, consultancy, assistance in any branch of law in any manner, and includes representational service before any court, tribunal, authority. Advocate का मतलब क्या? Advocate means an advocate entered in any role under provisions of the Advocate Act 1961. Arbitral tribunal, tribunal मतलब basically court को बोलते हैं, ठीक है, means a sole arbitrator or a panel of arbitrators. Senior advocate जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, with an advocate with his consent be designated as senior advocate if the Supreme Court or a High Court is in the opinion that the virtue of his ability standing at the bar, मतलब जो कोर्ट में होता है, और special knowledge or experience in law he is deserving such distinctions, उन्हें senior advocate कहा जाता है, जिसका special knowledge होता है देश के, समाज के, या फिर किसी पर्टिकुलर मैटर में उनका स्पेशल नॉलेज है, जो लीगली वो केस को लड़ सकता है in matter of their practice be subject to such restrictions as the Bar Council of India may in the interest of legal profession prescribe, उसे सीनियर एडवोकेट कहा जाता है। सर ये सब जानने का जरूरत है क्या? अरे सर, अगर लीगल सर्विस के बारे में बेसिक नॉलेज रखोगे तो ही समझ पाओगे ना कि लीगल सर्विस एग्जेम्प्टेड है कि नहीं। अंडर एंट्री 45 में लीगल सर्विस एग्जेम्पशंस के बारे में बोला सर। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than senior advocate by way of legal service, ठीक है। जो लीगल सर्विस कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कर सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म जिनमें सीनियर एडवोकेट को छोड़ के बाकी लोगों का, सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस अलग से भी कर सकता है। किसको कर रहा है? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, ठीक है, उन्हें भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट in the preceding financial year as makes it eligible for exemptions। मतलब बात एकदम सिंपल है, अगर कोई ऐसे एंटिटी को, कोई लॉ फर्म या कोई लॉयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का मैंडेटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब वही 20 लाख का टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर का जो लिमिट है, ठीक है, जो मैंने बेसिक्स ऑफ जीएसटी में पढ़ा के रखा। इन सम केसेस 40 लाख इज आल्सो देयर, इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख का लिमिट भी है, ठीक है, कि अगर आपका लिमिट नहीं आया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का तो फिर आप अनरजिस्टर्ड हो, इन दैट केस आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो। तो सर अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लोगों को अगर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सिंपल, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है और क्या। सो लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स individual as an advocate other than senior advocate to another advocate or partnership firm of advocate providing legal service, ये सब exempted services में काउंट होता है। और जो बेसिकली कोई नॉर्मल
बिजनेस एंटिटी है या फिर बिजनेस एंटिटी नहीं है, बट जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर काउंट नहीं होता, उनको जो भी सर्विसेज है ये सब एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्यारेलाल एंड कंपनी का एग्जाम्पल देख लो। Pärlal and Company has obtained registrations under GST in the preceding financial year. In the preceding financial year, एक registration उन्होंने किया GST. In the current financial year, it sought legal consulting service for its business from न्याय Advocates. ठीक है, अभी Pärlal and Company एक पार्टनरशिप फॉर्म होगा, GST रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब मानो 21-22 में। अब 22-23 करंट फाइनेंशियल ईयर में लीगल कंसल्टेंसी लेना चाहता है, कहां से? न्याय एडवोकेट से, ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो लीगल सर्विस तो रिसीव्ड बाय पैरेलल एंड कंपनी आर नॉट एग्जेम्प्ट बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, तभी तो रजिस्ट्रेशन किया रे बाबा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों किया? क्योंकि उसका टर्नओवर क्रॉस हो गया 10 लाख या 20 लाख, जो भी स्टेट को बिलोंग करता है, तभी तो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस होने से रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो फर्दर द टैक्स ऑन द सेड लीगल सर्विसेज पेबल बाय पैरेलल एंड कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज। एक बात का ध्यान रखें, पहली फर्स्ट पॉइंट ये है कि पैरेलल एंड कंपनी का जो सर्विस जो न्याय एडवोकेट्स ने दिया, ये जीएसटी फ्री नहीं है। दीज आर नॉट एग्जेम्प्टेड बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो चुका है, थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर चुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस केस में एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, द टैक्स ऑन द सेड लीगल सर्विसेज पेबल बाय पैरेलल एंड कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज में पेमेंट करेगा। रिवर्स चार्ज मतलब सर्विस कौन ले रहा है? न्याय एडवोकेट ले रहा है कि पैरेलल एंड कंपनी ले रहा है? रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिसिपिएंट पेमेंट करता है ना। हेलो, यस सर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? पैरेलल एंड कंपनी, वो लॉ फर्म से सर्विस ले रहा है। तो पैरेलल एंड कंपनी को ये जो भी सर्विस उसने लिया, उसके बदले जो भी जीएसटी अमाउंट पेमेंट होता है, वो डायरेक्टली सरकार के घर में जमा करेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर कहा सर। अब आप लोग आरसीएम का क्लास करेगा, मतलब चार्ज अंडर जीएसटी करेंगे ना, तो आपको ये आरसीएम के बारे में और भी नॉलेज मिल जाएगा सर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लीगल सर्विस का कॉन्सेप्ट था। सिमिलर भी स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज का भी एक लंबा लिस्ट है। ठीक है, मैं और नहीं बोलता आपको, मेरे हिसाब से काफी मैंने आपको बताया। ठीक है, आप लोग ना ये एग्जाम्पल देख लो सर, ये थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देख लो। एक आर्टिस्ट का एग्जाम्पल है, ये आपका स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ साथ क्या बोलेंगे इसको, जैसे परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट, एंट्री नंबर 78 में बोला, जो म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में करता है ना, अगर वो 1.5 लाख तक का परफॉर्मेंस में रिसीव करता है तो एग्जेम्प्ट है। 1.5 लाख के ज्यादा हो, अगर 1.5 लाख से ज्यादा हो तो जीएसटी में आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। लेकिन उसमें एक बात और भी है, एक्टिविटीज बाय परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन ए फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, म्यूजिक, डांस और थिएटर आर एग्जेम्प्ट इफ कंसीडर्ड डज नॉट एक्सीड 1.5 लाख। बात समझे? However, consideration from such activities exceed 1.5 लाख, enter consideration subject to GST। मतलब अगर कोई, मतलब बॉलीवुड टाइप नहीं सर, फोक आर्ट, ठीक है, जैसे कि उड़ीसा में ओडिसी, केरला में कथकली, बंगाल में भी चलता है सर, जैसे आपका छो, ठीक है, भारतनाट्यम, ठीक है, इस तरह का तमिलनाडु में बड़ा फेमस है। इस तरह का जो भी फोक आर्ट है या क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, म्यूजिक में, डांस में, ऐसा परफॉर्म करके अगर आपको 1.5 लाख से कम है तो एग्जेम्प्टेड है। 1.5 लाख क्रॉस कर जाए तो पूरा जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फर्दर ऑल अदर एक्टिविटीज बाय एन आर्टिस्ट इन अदर आर्ट फॉर्म्स, अगर आप वेस्टर्न म्यूजिक करते हो, डांस करते हो, मॉडर्न थिएटर, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, टेलीविजन सीरियल्स, ये टैक्सेबल है। पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग एटसेट्रा टैक्सेबल है। The exemption shall not apply to service provided by such artists as a brand ambassador. Brand ambassador means a person engaged for promotion or marketing of a brand of goods, service, property or actionable claim, event or endorsement of name, including trade name, logo, house mark of any person. मतलब किसी ब्रांड एंडोर्समेंट में भी जो आर्टिस्ट जो चार्ज लेता है ना, वो भी जीएसटी परव्यू के अंदर है, मतलब उसमें एग्जेम्पशन नहीं है। ये वाला एग्जांपल देखो तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। Determine the GST payable, if any, in each of the following independent cases, assuming that the rate of GST is 18%.
and that the service provided are registered. Bollywood dance performance by a film actor in a film and consideration charge is 1,45,000. Carnatic music performance by a classical singer to promote a brand of ready-made garments and consideration charged is 1,30,000. Carnatic music performance by a classical singer in a music concert and consideration charge 1,55,000. Kathak डांस परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल डांसर. अब देखो जीएसटी पढ़ते पढ़ते कर्नाटक म्यूजिक या कथक डांस जो एक फोक आर्ट है ये आपका नॉलेज होना चाहिए. आप बोलेगे नहीं हम लोग कॉमर्स के हैं हम लोगों को क्या पता. अरे से ये सब बहाना नहीं चलेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है या कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है ना, तो एक ओवरऑल हॉलिस्टिक नॉलेज रखना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ कॉमर्स का बात ही समझना है, सारा चीज समझना है क्योंकि हर चीज में कॉमर्स है. ठीक है सर. तो कथक डांस परफॉर्मेंस के बदले में 1,45,000 इतना चार्ज लिया सर. अब सवाल ये उठता है कि भाई कहाँ जीएसटी लगाएगा और कहाँ जीएसटी नहीं. सर बॉलीवुड डांस में जो फिल्म एक्टर ने काम किया वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है. इवन दो द कंसिडरेशन चार्जेस लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1,50,000. अगर वो 1,50,000 के कम भी हो तो भी चार्ज होगा. The reason for the same is that the dance performance by an artist is exempt only if it is performance in folk or classical art form. अगर कोई folk हो या classical art form हो तभी जाके 1.5 लाख का लिमिट काम आता है. बॉलीवुड में करोगे क्योंकि वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें छूट नहीं. कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस बाय क्लासिकल सिंगर टू प्रोमोट ए ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इज नॉट exempt. म्यूजिक कर्नाटक की म्यूजिक परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप रेडीमेड गारमेंट को एंडोर्स कर रहे हो, ब्रांड एंडोर्समेंट, दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट इवन दो द कंसीडरेशन चार्ज इज लेस देन 1.5 लाख. भले ही आप 1.5 लाख से कम ही क्यों ना ले, बट आपका इरादा साथ में रेडीमेड गारमेंट्स प्रमोट करना भी था. तो यहाँ पर आपको ये ब्रांड एम्बेसडर बने ना, तो फोक आर्ट के साथ साथ आप ब्रांड एंडोर्समेंट करने के चले थे. फोक आर्ट तो ठीक था बट ब्रांड एम्बेसडर करने के कारण ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसीलिए 1.5 लाख से कम नहीं होने से आपको जीएसटी देना पड़ेगा. Carnatic music performance by a classical singer in a music concert is not exempt from GST even though it is performance in classical art forms of music. The reason for the same is this: consideration charge for the service exceeds 1.5 लाख. जो 1,55,000 का था ना, कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्म किया था, बढ़िया था, क्लासिकल था, फोक था, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा था. तो पूरा का पूरा 1,55,000 में 18% चार्ज हो जाएगा, 27,900 आपका जीएसटी आ जाएगा. कथक ये भी क्लासिकल है, इसमें अगर 1.5 लाख तक एक्सीड नहीं हुआ, 1,45,000 है तो एग्जेम्प्टेड है क्योंकि कथक एक फोक डांस फॉर्म है. इसमें और भी डांस फॉर्म आप जोड़ सकता है सर. ठीक है, भारतनाट्यम आ सकता है, बहुत सारी चीजें, राजस्थानी घराना का भी आ सकता है, गुजराती भी आ सकता है. ठीक है, बंगाली स्टाइल में भी कुछ क्लासिकल फॉर्म है वो भी आ सकता है. ठीक है, सो यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, बट सम पॉपुलर नाम आपको मैंने यहाँ पर बताया. ठीक है, ओके साहब. बस मैंने आपको एग्जेम्पशंस रिलेटेड और एग्जेम्पशंस टाइप में काफी सारा पॉइंट बताया. आज और नहीं करूंगा, छोड़ देता हूँ. नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दूंगा एक बार. ठीक है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ एग्जाम में कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड सवाल कर लेता है, तो एक बार मैं आपको ना कोऑपरेटिव बता दूंगा. बाकी मैंने सारा सर्विसेज आपको बोल दिया सर. बस आप लोग ना नोट्स के पीछे जितना क्वेश्चन आंसर है उससे प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्पल्स जितना दिया हुआ है उससे भी एक बार गो थ्रू कर लो सर. ठीक है, इनफ है सर, इनफ. ठीक है, बस हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूँगा. ठीक है सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ. बस